हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत ही ऑसम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? कॉस्ट एंड टैक्स। इसका पूरा नाम है कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। हम लोग इस सब्जेक्ट को प्यार से, इतना कौन बोलेगा कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, इसलिए हम लोग प्यार से कॉस्ट एंड टैक्स बोलते हैं। अब हम लोग ना इस सब्जेक्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। But before we start with the subject, let us get acquainted with the syllabus. Costing and taxation दो अलग अलग सब्जेक्ट है। कॉस्टिंग इज अनदर थिंग एंड टैक्सेशन इज अनदर थिंग। कॉस्टिंग अपना पार्ट ए होगा और टैक्सेशन अपना पार्ट बी होगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर एक ही होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी करके। कॉस्टिंग का क्वेश्चन अलग होगा, टैक्सेशन का क्वेश्चन अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर सेम होगा। ओके, कॉस्टिंग में हमें यहाँ पे 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2, याद होगा हमने 11 के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1 पढ़ा था। यहाँ पे पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2, जिसके अंदर से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ये 6 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू एनएसक्यू होगा और जो 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला है ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। सेकेंड चैप्टर है कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन, जिसके अंदर से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 7 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला होगा, मतलब एमसीक्यू एंड एसक्यूज, और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा लॉन्ग क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। उसके बाद है अपना ओवरहेड्स, इसके अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 5 का 5 क्वेश्चन एमसीक्यू एंड एसक्यू बेस्ड होगा। ये अपना कॉस्टिंग हो गया। 10 मार्क्स का मटेरियल, 25 मार्क्स का लेबर एंड ओवरहेड्स 25 मार्क्स का। इस तरह से 40 मार्क्स का आपका कॉस्टिंग है अपना सिलेबस में। उसके बाद है टैक्सेशन, जो पार्ट बी है अपना, जिसके अंदर हमें वापस से 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सीरियली चैप्टर नंबर 4, 5, 6 है, लेकिन टैक्सेशन के हिसाब से चैप्टर नंबर 1, 2, 3। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसके अंदर से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ये जो 6 क्वेश्चन है एमसीक्यू एसक्यू है, और ये जो 1 क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है कैपिटल गेन, जिसके अंदर से 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन जो एमसीक्यू एसक्यू है वो होगा और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन होगा। उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला एमसीक्यू और एसक्यू, और 1 क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इस तरह से ये भी आपका 40 मार्क्स का हो गया। देख लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी 20 मार्क्स, कैपिटल गेन 10 मार्क्स, हाउस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 10 मार्क्स, कुल मिला के 40 का कॉस्टिंग एंड 40 का टैक्सेशन। इस तरह से हो जाता है टोटल आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर जो आएगा बोर्ड्स की तरफ से 80 मार्क्स का आएगा। उसके बाद है प्रोजेक्ट वर्क, जो कि 20 मार्क्स का है। इस तरह से आपका टोटल हो जाएगा 100। हम लोग यहाँ पे 80 मार्क्स के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का काम तो अपना नहीं है, ये स्कूल के ऊपर है, वो लोग स्कूल वाले से आप समझिएगा। हम यहाँ पे आपको सिर्फ 80 मार्क्स के लिए पढ़ाएंगे। आज हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन कैपिटल गेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सब्जेक्ट वाइज मतलब चैप्टर वाइज एमसीक्यू एंड एसक्यू। यहाँ पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू एंड एसक्यू की बात की जा रही है कि कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और कौन से चैप्टर से कितने एसक्यूज पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल से 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 2 एसक्यू पूछे जाएंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एसक्यू मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद लेबर जो चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन, 5 एमसीक्यू होंगे और 2 एसक्यू। ओवरहेड्स 3 एमसीक्यू 2 एसक्यू। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 4 एमसीक्यू 2 एसक्यू। कैपिटल गेन 4 एमसीक्यू 2 एसक्यू। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 4 एमसीक्यू 2 एसक्यू। इस तरह से कुल आपका 24 एमसीक्यू होगा और 12 एसक्यू होगा। याद रखिएगा, टोटल आपका 24 एमसीक्यू और 12 एसक्यू होगा। टोटल 44 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा और एमसीक्यू एसक्यू मिला के मतलब 24 + 12
36 मार्क्स होगा। इस तरह से हो गया बाबू टोटल 80। ये देखिए ये क्वेश्चन पेपर आपका एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा, काउंसिल से आएगा। 44 मार्क्स का टोटल और एमसीक्यू मिला के 36 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स इस तरह से होगा। मतलब 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, लेकिन स्प्लिट ऐसा होगा 44 मार्क्स का प्रैक्टिकल एंड थ्योरी और 36 मार्क्स का आपका सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज एंड एसक्यूज, और प्रोजेक्ट 20, टोटल आपका 100 मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ेंगे। कैपिटल गेन को हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी बोल सकते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स सेक्शन 45 टू 55A, मतलब कैपिटल गेन के अंदर सेक्शन 45 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 55A तक डील होता है। मतलब आपका जो कैपिटल गेन चैप्टर है इसके अंदर सेक्शन 45 से लेकर के सेक्शन 55A तक का प्रोविज़न को रखा गया है। तो हम लोग आज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जानेंगे कि ये चैप्टर में करना क्या है, पढ़ना क्या है। लेट अस स्टार्ट। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स बोला जा रहा है एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल assets effected in the previous year is termed as capital gain। कहता है कि as per section 45 subsection 1 एनी प्रॉफिट्स और गेन्स, कोई भी प्रॉफिट या गेन अराइज हुआ हो ऑन ट्रांसफर करने से, किसको ट्रांसफर करने से, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से, इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, और ये ट्रांसफर कब हुआ हो, प्रीवियस ईयर में हुआ हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं। फिर से देखेंगे, बोला एनी प्रॉफिट्स और गेन्स, कोई भी प्रॉफिट और गेन अराइजेज होता हो, कैसे, ऑन ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे, कब करेंगे, इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। कहता है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 कोई भी प्रॉफिट और गेन अराइज होता हो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं। फिर से एक बार देखता हूं, एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजेज ऑन ट्रांसफर, कोई भी प्रॉफिट और गेन अराइज होता हो कैसे, ट्रांसफर करने से, किसको ट्रांसफर करने से, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से। कब ट्रांसफर करना पड़ेगा, इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करेंगे, और जब ट्रांसफर करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन बोलेंगे। कोई भी प्रॉफिट और गेन अराइज होता हो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं। हम लोग जानेंगे कि कैपिटल एसेट किसको बोलते हैं, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग सारे टर्म्स एंड प्रोविजंस को पढ़ेंगे। प्लीज टेल मी कि आपका ये जो डेफिनेशन है जो कहता है कि कोई भी प्रॉफिट और गेन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट के ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट करने से अराइज होता हो प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? ओके गाइस, यहाँ पे एक नोट लिखा है, इनकम इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। कैपिटल गेन चैप्टर में जो कैपिटल गेन इनकम है वो ड्यू बेसिस में टैक्सेबल होता है। सर ड्यू बेसिस में टैक्सेबल होता है मतलब, ड्यू बेसिस में टैक्सेबल होने का मतलब है कि इनकम अगर अर्न हो गया है, चाहे वो रिसीव हो या ना हो, मतलब कैश बेसिस का मतलब होता है कि आपने इनकम अर्न किया और पैसा रिसीव हो गया, तो उसको हम लोग कैश बेसिस बोलते हैं। ड्यू बेसिस का मतलब इनकम अक्रूड हो गया, इनकम अर्न हो गया बट रिसीव नहीं हुआ है। तो आप ये जान लो कि अगर आपका इनकम अक्रूड हो गया है, आपका इनकम अर्नड हो गया है, तो आपका अगर वो कैपिटल गेन का इनकम है तो वो कैपिटल गेन चैप्टर में टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि इनकम इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। उसके बाद है इट डील्स विद सेक्शन 45 टू 55A, और ये जो कैपिटल गेन चैप्टर है ये सेक्शन 45 से लेकर के 55A के चैप्टर 45 से लेकर 55A तक डील करता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ चार्ज, या फिर आप इसको बोल सकते हैं चार्जेबिलिटी, जिसका सेक्शन है 45 सबसेक्शन 1।
आपको याद होगा हमने 11 के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। वहाँ पे भी हमने बेसिस ऑफ चार्ज करा था और उस वक्त हमने कहा था कि बाबू किसी भी चैप्टर में एंटर करने के लिए हर चैप्टर में आपको बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ना पड़ेगा और हर चैप्टर का बेसिस ऑफ चार्ज या फिर चार्जेबिलिटी अलग अलग है। ओके, कैपिटल गेन में टैक्सेबल होने के लिए आपके पास कौन सी इनकम होनी चाहिए? बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब है कि कैपिटल गेन में आपके पास टैक्सेबल होने के लिए कौन सी इनकम होना चाहिए। फिर से समझिएगा, बेसिस ऑफ चार्ज में एक्चुअली में हम पढ़ते क्या है कि इस हेड के अंदर, बेसिस ऑफ चार्ज मतलब इस हेड के अंदर जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, मतलब कैपिटल गेन हेड के अंदर आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल है, ये बेसिस ऑफ चार्ज बताता है। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, फोकस्ड रहिएगा। कहता है बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है इस चैप्टर में? वो कहता है कि कैपिटल गेन में टैक्सेबल होने के लिए आपके पास कौन सी इनकम होनी चाहिए, यही आपको बेसिस ऑफ चार्ज या फिर चार्जेबिलिटी बताता है। प्लीज टेल मी गाइस, आपको बेसिस ऑफ चार्ज का मीनिंग क्लियर हो रहा है? आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि बेसिस ऑफ चार्ज हर चैप्टर में अलग अलग मीनिंग्स रखता है। जैसे यहाँ पे बेसिस ऑफ चार्ज, तो हम यहाँ पे कैपिटल गेन की बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कैपिटल गेन चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ चार्ज कहता है कि कैपिटल गेन में टैक्सेबल होने के लिए आपके पास कौन सी इनकम होना चाहिए। सबसे पहले देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कैपिटल एसेट। देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कैपिटल एसेट। उसके बाद है द कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और उस कैपिटल एसेट्स को आप ट्रांसफर करेंगे प्रीवियस ईयर में, और उस कैपिटल एसेट्स को आप ट्रांसफर करेंगे प्रीवियस ईयर में। देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। However, the term profit or gain on transfer of capital asset does not include profit only. It also includes loss on transfer of capital asset. हमने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कैपिटल एसेट, और उस कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर करेंगे प्रीवियस ईयर में, और उस ट्रांसफर से जो प्रॉफिट या गेन होगा, और उस ट्रांसफर से जो प्रॉफिट या गेन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। प्लीज समझिएगा, देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। मतलब आपके पास सबसे पहली बात कैपिटल एसेट होनी चाहिए। दूसरी बात, उस कैपिटल एसेट को आपको ट्रांसफर करना होगा प्रीवियस ईयर में, और उस ट्रांसफर से देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। और उस ट्रांसफर से मतलब कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने से आपका प्रॉफिट या गेन होना चाहिए। However, the term profit or gain on transfer of capital asset does not include profit only. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कैपिटल एसेट ट्रांसफर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या गेन होगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। इसके अंदर आपका लॉस भी इंक्लूड है। अगर कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो और अगर आपका लॉस हो जाता है तो ये भी कैपिटल गेन चैप्टर में आएगा, और अगर आपका प्रॉफिट है तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। तो प्लीज बेसिस ऑफ चार्ज आपका क्लियर है या नहीं बताइए। सबसे पहला पॉइंट है देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? द कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और उस कैपिटल एसेट को आपको प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करना होगा। देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। और आपने जो उस कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया है उससे प्रॉफिट या गेन होना चाहिए। However, the term profit or gain on transfer of capital asset does not include profit only. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ट्रांसफर करोगे और उससे जो कैपिटल एसेट को जो आप ट्रांसफर करोगे उसमें सिर्फ प्रॉफिट इंक्लूड है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। इसके अंदर कैपिटल एसेट आप अगर ट्रांसफर करते हो और लॉस होता है, ये भी आपका कैपिटल गेन चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4,
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिस ऑफ चार्ज अपना वही 3 पॉइंट है। सबसे पहले अपना कैपिटल एसेट होना चाहिए, दूसरा बात उस कैपिटल एसेट को आपको प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करना होगा, और उस ट्रांसफर से मतलब उस कैपिटल एसेट के ट्रांसफर करने से जो प्रॉफिट या गेन होना चाहिए, ये आपका पॉइंट नंबर 3 है। लेकिन प्रॉफिट और गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट होगा, इसके अंदर लॉस भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कैपिटल गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट आर नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54F, 54G, 54GA एंड 54GB। बोला जा रहा है कि आप जो कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करके कैपिटल गेन ला रहे हो, वो गेन जो है ना इन सेक्शंस के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं होने चाहिए, मतलब फ्री नहीं होने चाहिए, टैक्स फ्री नहीं होने चाहिए। फिर से समझिएगा, आपने जो कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करके कैपिटल गेन अराइज किया, वो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, टैक्स फ्री नहीं होना चाहिए। एग्जेम्प्ट का मतलब टैक्स फ्री, टैक्स फ्री का मतलब टैक्स नहीं लगेगा अगर वो सेक्शन 54 में है, 54B में है, 54EC में है, 54F में है, 54G में है, 54GA में है या फिर 54GB में है। मतलब ये सारे सेक्शंस के अंदर अगर कोई कैपिटल एसेट्स है, इन सब सेक्शंस के अंदर अगर कोई कैपिटल एसेट है और अगर आप उसको ट्रांसफ़र करते हो और कैपिटल गेन अराइज करते हो तो वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं होगा। कैपिटल गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स आर नॉट एग्जेम्प्ट। अगर आपने कैपिटल गेन अराइज किया है कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। कौन से सेक्शन में? 54, 54B, 54EC, 54F, 54G, 54GA एंड 54GB। एक लाइन में समझा दे रहा हूँ, ऐसा कैपिटल एसेट्स जो इन सारे सेक्शंस के अंदर आता है और अगर आपने उसको ट्रांसफर किया है और उससे आपने कैपिटल गेन अराइज किया है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, मतलब टैक्स फ्री नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वंस मोर, ओके, फिर से एक बार। बच्चों ने कहा सर एक और बार बोलिए। चलिए, कैपिटल गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन जो अराइज हुआ है कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करके, वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए इन सब सेक्शंस के अंदर। मतलब इन सेक्शंस के अंदर ये जो आपको देख रहे हैं 54, 54B, 54EC, ये सारा जो सेक्शन है ना, ये एग्जेम्पशन सेक्शन है। ये सारा एग्जेम्पशन सेक्शन है। इसके अंदर आपको कुछ एग्जेम्पशंस मिलते हैं, कुछ क्या ऑलमोस्ट एग्जेम्पशंस मिलते हैं। तो वही कह रहा है कि आपने अगर कैपिटल गेन अराइज किया है कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करके, वो सारा इस सेक्शंस के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं होने चाहिए। ये था अपना बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। इसको हमने डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश की है, जिसको आपको समझना है। अगर आप ये समझ पाते तो ऊपर वाला ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वैसे आपका ऊपर वाला भी क्लियर होगा। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे सेक्शन 45। सेक्शन 45 कहता है कि देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। देखो, कैपिटल एसेट होना चाहिए। कैपिटल एसेट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। कैपिटल एसेट का सेक्शन कितना है बाबू? 2 सब सेक्शन 14। उसके बाद क्या बोला? द कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और ये कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? अपना कैपिटल एसेट, और उस कैपिटल एसेट का क्या करेंगे हम? ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल एसेट को क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर का सेक्शन कितना है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। फिर जब हम ट्रांसफ़र करेंगे देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन, तब क्या होगा? या तो प्रॉफिट गेन होगा और या तो लॉस होगा। आप देख सकते हैं देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट। वहाँ पे जो आप ट्रांसफ़र करोगे तो प्रॉफिट या गेन होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात बोला था, इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑन ट्रांसफ़र। इसमें लॉस भी आएगा अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए? बेसिस ऑफ चार्ज में कैपिटल एसेट होना चाहिए, और उस कैपिटल एसेट का क्या करेंगे हम? ट्रांसफ़र। कैपिटल एसेट का सेक्शन कितना है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। कैपिटल एसेट का सेक्शन कितना है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। व्हाट इज द सेक्शन ऑफ कैपिटल एसेट गाइस? सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। और इस कैपिटल एसेट का क्या करेंगे हम? ट्रांसफ़र करेंगे सर। अगर ट्रांसफ़र करेंगे
तो क्या होगा, प्रॉफिट गेन हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। और ट्रांसफर का सेक्शन कितना है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। व्हाट इज द सेक्शन ऑफ ट्रांसफर, सो सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। ओके, सेक्शन 247 ट्रांसफर का सेक्शन है। उसके बाद है कि हम लोग सबसे पहले कैपिटल एसेट लेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, ट्रांसफर। और ये ट्रांसफर से क्या होगा, प्रॉफिट या गेन होगा या फिर लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो डीम टू बी इनकम, इसको इनकम माना जाएगा और ये टैक्सेबल होगा अंडर हेड कैपिटल गेन। यूएच मतलब अंडर हेड, टैक्सेबल अंडर हेड कैपिटल, यूएच मतलब यू स्लैश एच मतलब अंडर हेड। उसके बाद अगर लॉस होगा तो ये अंडर हेड कैपिटल गेन जाएगा। यहाँ पे वर्ड टैक्सेबल का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये लॉस है और लॉस पे कौन टैक्स देता है भला। तो गाइस हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या होना चाहिए, सर कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, उस कैपिटल एसेट का क्या करेंगे, ट्रांसफ़र, सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। और जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट या गेन होगा या फिर लॉस होगा। अगर प्रॉफिट गेन होगा तो उसको इनकम माना जाएगा और वो टैक्सेबल होगा अंडर हेड कैपिटल गेन। और अगर लॉस हो गया तो वो अंडर हेड कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा, राइट किया जाएगा, लिखा जाएगा। और ये सारा एक्टिविटी कब होना चाहिए, इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफ़र टुक प्लेस, ये प्रीवियस ईयर में होना चाहिए जिसमें आपका ट्रांसफ़र हुआ। सर इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफ़र टुक प्लेस, ये सारा प्रोसेस कौन से ईयर में होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। गाइस टेल मी, आपका बेसिस ऑफ चार्ज एकदम क्लियर हो गया है? स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो, आपको समझ में ना आता हो, तो आप पूछिए, क्योंकि गलती हमें यहाँ क्लास में करनी है, एग्ज़ाम में नहीं करनी है। यहाँ पे अगर गलती करोगे तो आई विल रेक्टिफाई, लेकिन अगर एग्ज़ाम में गलती करोगे तो एग्ज़ामिनर रेक्टिफाई नहीं करेगा। सो अगर आपसे गलती होता है तो आप गलती करिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी इश्यूज़। लेकिन आप पढ़िए, समझिए, समझ में नहीं आता है तो पूछिए, शर्माइए मत। ओके देखो होता क्या ना कि कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता, फिर भी वो सोचता है कि अरे कैसे पूछे, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब शर्म आता है। तो बच्चों शर्माना नहीं चाहिए। हो सकता है आप जो क्वेश्चंस पूछने जा रहे हो, आप जो क्वेरीज पूछने जा रहे हो, किसी और के माइंड में नहीं आया हो, वो क्वेरीज सिर्फ आपके माइंड में आया हो। अगर आप वो क्वेरीज मुझसे पूछ लेते हो तो सारे बच्चों का भला हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेरीज आपके माइंड में आया था, अभी सबके माइंड में आएगा और सब लोग क्लियर हो जाएंगे, हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर पूछिएगा। वैसे भी वीडियो क्लासेस के बाद मैं आपसे ऑनलाइन मिलता ही हूँ, चाहे वो जूम के थ्रू हो, चाहे गूगल मीट के थ्रू हो। आप वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो टाइमिंग हम लोग का फिक्स किया गया है उस टाइमिंग पे आप अपना क्वेरीज लिख के आइएगा और हम आपको वहाँ पे सारा डाउट्स जो क्वेरीज है क्लियर कर देंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ा सर। अभी हम लोग कैपिटल एसेट पढ़ने जाएंगे, लेकिन कैपिटल एसेट पढ़ने से पहले छोटा सा रिवीजन। आपको तो पता है बिना रिवीजन का तो मज़ा आने वाला ही नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लाइव क्लास नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट हम लोग रिवीजन जैसे करते थे वैसे आज भी करेंगे। व्हाट इज कैपिटल गेन, सर एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, कोई भी प्रॉफिट और गेन जो ट्रांसफर हुआ हो कैपिटल एसेट को अराइज करने से प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं। और कैपिटल गेन कौन सा बेसिस पे टैक्सेबल है, सर ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल है। इसके अंदर सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, सर सेक्शन 45 से लेकर के 55A तक है। और इस चैप्टर में एंटर करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सर बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज का सेक्शन कितना है, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। बेसिस ऑफ चार्ज क्या कहता है, हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए। और उस कैपिटल एसेट का क्या करेंगे हम, सर ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल एसेट का सेक्शन कितना है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। और ट्रांसफ़र का सेक्शन, सर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47।
ओके, अपने पास कैपिटल एसेट है, हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अभी उस ट्रांसफ़र करने से क्या होएगा सर? प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा? अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा और वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। और अगर लॉस हो गया तो वो कैपिटल गेन चैप्टर में जाएगा। और ये सारा चीज़ कब होना चाहिए सर? प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। ओके, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे हो। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल एसेट। हमारे डेफिनेशन में बार बार कैपिटल एसेट वर्ड का यूज किया गया, तो हम लोग पहले जानेंगे कि कैपिटल एसेट क्या है। कोई बताएगा मुझे कैपिटल एसेट क्या है? आइए देखते हैं। कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड दैट इज मूवेबल और इमूवेबल हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट connected with business or profession but it does not includes the following। बोला जा रहा है कि कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। कैपिटल एसेट का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। कैपिटल एसेट का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी। देखो डेफिनेशन बहुत मतलब सोच समझ के पढ़ना, और देखो आपको कितना मजा आने वाला है। क्या कह रहा है? कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। कैपिटल एसेट का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी दैट इज मूवेबल और इमूवेबल, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, हेल्ड बाय एन एसएससी। और किसने हेल्ड कर रखा हो? एसएससी ने। सर हु इज द एसएससी? एसएससी इज द पर्सन हु पे द टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। बताए थे ना? ओके सर, तो कैपिटल एसेट का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, और हेल्ड किसने कर रखा हो? एसएससी ने। और वो वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे वो बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या ना हो, बट इट डज नॉट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ओ माय गॉड, अभी तो उसने कहा था कि कैपिटल एसेट का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं इसने बोला था कैपिटल एसेट का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बट इट डज नॉट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। दिस इज द प्रोविजन गाइस। कैपिटल एसेट का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, और इसको हेल्ड किसने कर रखा हो? एसएससी ने। चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या फिर ना हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एसेट। बट इट डज नॉट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। लेकिन कैपिटल एसेट्स के अंदर ये सारी बातें इंक्लूड्स नहीं हैं। मतलब कैपिटल एसेट का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, और उसको एसएससी ने हेल्ड कर रखा हो, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या फिर ना हो, बट इट डज नॉट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। कैपिटल एसेट का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, उसको एसएससी ने हेल्ड कर रखा हो। मतलब सर अपने पास रखा हो। कहाँ पे रखा हो? अपने पास में रखा हो, लेकिन उनमें ये सारी चीज़ें नहीं आती। सिंपल सा बात है। कैपिटल एसेट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, एसएससी ने अपने पास रखा हो, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, इसको हम लोग कैपिटल एसेट बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आती है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहली कौन सी चीज़ है जो कैपिटल एसेट नहीं है? सबसे पहला है एनी स्टॉक इन ट्रेड और रॉ मटेरियल्स और कंज्यूमेबल स्टोर्स। किसी भी सामान को हमने स्टॉक कर रखा है, या फिर कोई भी रॉ मटेरियल है, या फिर कोई भी कंज्यूमेबल स्टोर्स है, मतलब सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे। याद रखिएगा, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, रॉ मटेरियल कैपिटल एसेट नहीं है, कंज्यूमेबल स्टोर्स कैपिटल एसेट्स नहीं हैं। तो आप सिंपली कह सकते हो कि दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल एसेट। एग्जामिनर कैन आस्क द क्वेश्चन मेंशन द एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल एसेट, या फिर बोल सकते हैं व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का एक्सेप्शन क्या क्या है? अभी हम तो यहाँ पे लिखे नहीं कि ये सारा एक्सेप्शन है, बट अंडरस्टूड है यार। ये कह रहा है कि इट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब ये कैपिटल एसेट में नहीं आता है, मतलब ये कैपिटल एसेट को अपोज करता है, कैपिटल एसेट के खिलाफ है, मतलब ये कैपिटल एसेट का एक्सेप्शन है।
These all are the exception of capital assets. Okay, सबसे पहला क्या है, any stock in trade और raw material और consumable स्टोर, ये आपका क्या है, कैपिटल एसेट नहीं है। उसके बाद क्या, पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट भी आपका कैपिटल एसेट नहीं है। सब पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या होता है बताऊंगा थोड़ी देर बाद। सर थोड़ी देर बाद क्यों बताओगे, अभी बताओ ना। सब पर्सनल इफेक्ट का मतलब हमको जानना है। आपने बताया ना सर स्टॉक इन ट्रेड, अबे मैंने कहा थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन तुमको तो अभी जानना है। चलिए अभी जानते हैं। पर्सनल इफेक्ट का मतलब मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। सर मूवेबल पर्सनल इफेक्ट मतलब, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या होता है सर? मूवेबल पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में हो, इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल, जो हम पहनते हो, जो हम पहनते भी हो, जो हम इस्तेमाल भी करते हो, उसको हम लोग पर्सनल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे हमारा शर्ट, हमारी जीन्स, ये सब हमारा क्या है, पर्सनल इफेक्ट है। मैं क्लियरली डिस्क्राइब करूंगा थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा धीरज रखो। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, जो अपना रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। रूरल का मतलब, रूरल का मतलब गांव ग्राम या फिर अर्बन मतलब शहर। सर रूरल का मतलब बोलिए, बोलिए बिंदास बोलिए, रूरल का मतलब। सर आप बोलिए। सर रूरल का मतलब होता है एक ऐसा लैंड जो कि एग्रीकल्चरल हो, जो कि क्या हो बाबू, एग्रीकल्चरल हो, और वो अर्बन लैंड नहीं हो। रूरल एग्रीकल्चर लैंड मतलब वो अर्बन लैंड नहीं हो, मतलब शहर का नहीं हो, शहर की आबादी से बाहर हो, शहर की आबादी से बाहर हो। पहला क्या था, एनी स्टॉक इन ट्रेड या फिर रॉ मटेरियल या फिर कंज्यूमेबल स्टोर। उसके बाद क्या था, पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट का मतलब सर मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट का मतलब सर वेयरिंग अपैरल या फिर फर्नीचर। उसके बाद क्या है बाबू, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड मतलब जो अर्बन लैंड नहीं हो, जो शहर की आबादी से, जो शहर की आबादी से थोड़ा सा हट करके हो। उसके बाद क्या है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015-2018। लास्ट ईयर सिर्फ 2015 था, इस बार प्रोविज़न चेंज हुआ है। 2015 के अलावा 2018 भी हो गया है। तो जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे मतलब 21-22 वाले देख रहे हैं, मतलब जो ओल्ड 12 है वो 2018 नहीं लिखेंगे, और जो न्यू 12 है वो लोग 2015-18 दोनों लिखेंगे। बोला जा रहा है कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015-18 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड हो या फिर आपका डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हो या फिर आपका गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और आपका डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, इसको 1999 पे और इसको 2015-2018 पे। 2018 आपका न्यू प्रोविज़न है, मतलब चेंज हुआ है, पहले 2015 था, अभी 2018 भी आ गया है। तो ओल्ड सिलेबस वाले अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो 2018 नहीं लिखेंगे, तो ये भी आपका कैपिटल एसेट नहीं है। उसके बाद क्या है, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पेशल बियरर बॉन्ड भी आपका कैपिटल एसेट नहीं है। उसके बाद क्या है, स्पेशल गोल्ड बॉन्ड, ये भी आपका कैपिटल एसेट नहीं है। स्पेशल गोल्ड बॉन्ड का एग्जाम्पल है 6.5% ऑफ गोल्ड बॉन्ड 1977 या फिर 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड। ये सारा स्पेशल गोल्ड बॉन्ड है, ये भी आपका कैपिटल एसेट नहीं है। उसके बाद क्या है सर, हाउस होल्ड फर्नीचर, ये भी आपका कैपिटल एसेट नहीं है। यहाँ पे हमने 7 पॉइंट्स ऐसे लिखे जो कैपिटल एसेट नहीं है, ये सारा 7 पॉइंट कैपिटल एसेट का एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। हमने कहा कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। कैपिटल एसेट का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी तरह का प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, और उसको हेल्ड कर रखा हो किसने सर, एसएससी ने, और वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, लेकिन
इसमें ये सारी चीजें ना हो उसको हम लोग कैपिटल एसेट बोलते हैं। सबसे पहले क्या था, बिना देखे बोलिएगा, सबसे पहले क्या था, एनी स्टॉक इन ट्रेड और रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल स्टोर। बोलिए, एनी स्टॉक इन ट्रेड और रॉ मटेरियल्स और कंज्यूमेबल स्टोर। सेकेंड पॉइंट सर पर्सनल इफेक्ट। तीसरा क्या था, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। देखो ये सारे टर्म्स को मैं अलग अलग आपको पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ पे हमको सिर्फ समझना है कि ये सारा कैपिटल एसेट है या फिर नहीं है। हमने कैपिटल एसेट का डेफिनेशन पढ़ा, कैपिटल एसेट का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल, और उसको एसएससी ने हेल्ड कर रखा हो, चाहे वो बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या ना हो, उसको हम लोग कैपिटल एसेट बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता, पर्सनल इफेक्ट नहीं आता, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आता, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नहीं आता, डिपॉजिट सर्टिफिकेट नहीं आता, स्पेशल बेयरर बॉन्ड नहीं आता, स्पेशल गोल्ड बॉन्ड नहीं आता, और हाउस होल्ड फर्नीचर नहीं आता। तो ये सारा का सारा 7 पॉइंट्स कैपिटल एसेट नहीं है, ये सारा का सारा एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स है। ये सारा 7 पॉइंट इज नथिंग बट द एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल एसेट, इट डज नॉट इंक्लूड्स इन द कैपिटल एसेट। याद रखिएगा, एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन कैपिटल एसेट, यू हैव टू डिफाइन फ्रॉम हियर टू हियर। फिर उसके बाद कैपिटल एसेट का एग्जाम्पल लिख देना। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के रखा है, ऑलमोस्ट 21 एग्जाम्पल लिख के रखे हैं मैंने, आप जितने चाहे लिख देना। लेकिन याद रखना कैपिटल एसेट के अंदर ये सारा 7 पॉइंट्स नहीं आता है। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल एसेट, यू शुड राइट द एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल एसेट आर एज फॉलोज। नंबर 1, एनी स्टॉक इन ट्रेड और रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल स्टोर। नंबर 2, पर्सनल इफेक्ट। नंबर 3, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। नंबर 4, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। उसके बाद डिपॉजिट सर्टिफिकेट, स्पेशल बेयरर बॉन्ड, स्पेशल गोल्ड बॉन्ड, और हाउस होल्ड फर्नीचर। तो ये सारा अपना कैपिटल एसेट का एक्सेप्शन है। और कैपिटल एसेट क्या है, कैपिटल एसेट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, एसएससी ने हेल्ड कर रखा हो, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, उसको हम लोग कैपिटल एसेट बोलते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एसेट, सर लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल एसेट है, मोटर कार कैपिटल एसेट, गुडविल कैपिटल, ये सारा एग्जाम्पल है कैपिटल एसेट का। लीज, रूट परमिट, जीरो कूपन बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, फर्नीचर एंड फिक्चर, फॉरेन करेंसी हेल्ड ऑन कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, टेनेंसी राइट्स, गुडविल ऑफ अ बिजनेस, चाहे वो गुडविल परचेस हो या फिर नॉन परचेस हो। सर इसका मतलब क्या होता है, गुडविल 2 तरह का होता है, एक होता है सेल्फ जनरेटेड और एक होता है आपका परचेस गुडविल। याद रखिएगा, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता है परचेस गुडविल। तो ये परचेस गुडविल तो परचेस गुडविल, ये जो नॉन परचेस देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मैंने मतलब खुद से जनरेट करा, मैंने किसी का गुडविल नहीं खरीदा, मैंने मेरा मेहनत का गुडविल है। तो गुडविल 2 तरह का होता है, एक परचेस गुडविल और एक नॉन परचेस गुडविल। नॉन परचेस गुडविल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और परचेस गुडविल को मतलब परचेस गुडविल, यानी मतलब ये किसी और का गुडविल है, मैंने उसको खरीदा है। और नॉन परचेस का मतलब ये किसी और का गुडविल नहीं है, मैंने बनाया है। तो गुडविल चाहे परचेस हो चाहे नॉन परचेस हो, वो आपका कैपिटल एसेट है। ए बिजनेस अंडरटेकिंग, bullion or coins used for puja or worship, gold coin used for puja purpose, go down for business, ornaments, foreign stamp collection, household furniture made by precious stone or metal। पॉइंट नंबर 22 पे फोकस करिएगा। पॉइंट नंबर 7 कैपिटल एसेट का एक्सेप्शन है, हाउस होल्ड फर्नीचर। हाउस होल्ड फर्नीचर इज नॉट अ कैपिटल एसेट, हाउस होल्ड फर्नीचर इज नॉट अ कैपिटल एसेट। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउस होल्ड फर्नीचर मेड बाय, यहाँ पे देखो ये कैपिटल एसेट का एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा है इसने हाउस होल्ड फर्नीचर, यहाँ पे लिखा है इसने हाउस होल्ड फर्नीचर, यहाँ पे कैपिटल एसेट से बाहर है हाउस होल्ड फर्नीचर, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एसेट के अंदर दिखा रहा हाउस होल्ड फर्नीचर। लेकिन मेरा बच्चा फोकस कर, हाउस होल्ड फर्नीचर मेड बाय प्रीसियस स्टोन और मेटल। अगर आपने हाउस होल्ड फर्नीचर के अंदर कोई कीमती पत्थर या फिर मेटल लगा दिया हो तो वो हाउस होल्ड फर्नीचर फिर आपका कैपिटल एसेट बन जाएगा। याद रखिएगा बच्चा लोग कि अगर हाउस होल्ड फर्नीचर है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अगर हाउस होल्ड फर्नीचर प्रीसियस स्टोन या फिर प्रीसियस मेटल से बना हो तो वो कैपिटल एसेट है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एनी सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स, कुछ भी।
सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs, कोई भी सिक्योरिटी जिसको हेल्ड कर रखा हो, किसने बाबू? FIIs ने। याद रखिएगा, FIIs ने अगर किसी भी सिक्योरिटी को हेल्ड कर रखा हो विथ द सेबी, इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली, इवन इफ हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, किसी भी सिक्योरिटीज को हेल्ड कर रखा हो, किसने बाबू? FIIs ने। किसने हेल्ड कर रखा है बाबू? FIIs ने हेल्ड कर रखा है इन अकॉर्डेंस विथ द सेबी रेगुलेशंस, इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशन। याद देखिए पॉइंट नंबर 21 प्लीज सही से देखिए, बोला जा रहा है एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशंस इवन इफ हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। किसी भी सिक्योरिटीज को FIIs ने हेल्ड कर रखा हो अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशंस, रेगुलेशन मतलब गाइडलाइंस, सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अगर FIIs ने क्या कर रखा हो बाबू? सिक्योरिटीज को हेल्ड कर रखा हो, तो वो भी कैपिटल एसेट है इवन इफ हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड बना के कहीं नहीं रखे। देखिए पहला ही पॉइंट था एक्सेप्शन कैपिटल एसेट का कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अगर FIIs ने सेबी रेगुलेशंस यानी सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली किसी भी सिक्योरिटीज को अपने पास रखा हो, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड के तरह क्यों नहीं हो, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह ही क्यों नहीं रखा हो, वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। गाइस प्लीज समझिए, मैं कह रहा हूं कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। एक जगह मैं बोल रहा हूं ना कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि कैपिटल एसेट है। स्टॉक इन ट्रेड भी कैपिटल एसेट है, लेकिन वो कब है? जब कोई भी सिक्योरिटी FIIs ने सेबी गाइडलाइंस यानी सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली किसी भी सिक्योरिटीज को अगर FIIs ने हेल्ड कर रखा है, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह क्यों ना रखा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल एसेट बोलेंगे। फिर से याद देखो, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखा है कि अगर कोई सिक्योरिटीज़ FIIs हेल्ड करता है, अगर कोई सिक्योरिटीज़ FIIs हेल्ड करता है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन, इवन एज स्टॉक इन ट्रेड, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह क्यों ना रखता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल एसेट बोलेंगे। सर FIIs का मतलब नहीं बताए सर। FIIs का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। याद रखिएगा, FIIs का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके गाइज, हमने अभी पढ़ा व्हाट इज कैपिटल एसेट। सर कैपिटल एसेट का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो और उसको एसएससी ने हेल्ड कर रखा हो, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, उसको हम लोग कैपिटल एसेट बोलते हैं। बट इट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, इसमें आपका स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता, पर्सनल इफेक्ट नहीं आता, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आता, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नहीं आता, डिपॉजिट सर्टिफिकेट नहीं आता। आप पूरा याद करेंगे, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्कीम 1999, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015-2018, स्पेशल बेयर बॉन्ड 1991 नहीं आता, स्पेशल गोल्ड बॉन्ड नहीं आता और हाउस होल्ड फर्नीचर नहीं आता। ये सारा का सारा कैपिटल एसेट नहीं है। मतलब दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल एसेट। पॉइंट नंबर 1 से लेकर के आपका 7 तक क्या है बाबू? कैपिटल एसेट है का एक्सेप्शन है। कैपिटल एसेट है क्या है? एक्सेप्शन है। गाइस क्लियर है? मैंने कहा कैपिटल एसेट का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी तरह का प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, एसएससी ने हेल्ड कर रखा हो, चाहे वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या ना हो, इसको हम लोग कैपिटल एसेट बोलते हैं। लेकिन इस कैपिटल एसेट के अंदर ये 7 पॉइंट्स नहीं आते और ये 7 का 7 पॉइंट्स कैपिटल एसेट का एक्सेप्शन है, कैपिटल एसेट का दुश्मन है, ये कैपिटल एसेट में नहीं आता है। सर वो क्या क्या पॉइंट्स है? नंबर 1 एनी स्टॉक इन ट्रेड और रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल स्टोर्स, नंबर 2 पर्सनल इफेक्ट, नंबर 3
rural agricultural land. Number 4, gold deposit bonds issued under the gold deposit bond scheme 1999, deposit certificate issued under the gold monetization scheme 2015-2018, special bearer bond 1991, special gold bonds. स्पेशल गोल्ड बॉन्ड के एग्जाम्पल्स है 6.5% ऑफ गोल्ड बॉन्ड्स 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 और एक लास्ट वन था हाउस होल्ड फर्नीचर। फिर हमने ये सारे एग्जाम्पल्स भरे कैपिटल एसेट्स के जो मुझे नहीं लगते आपको वापस से रिवाइज करवाने होंगे। सिर्फ लास्ट वाला एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशंस इवन इफ हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर FIIs ने सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली किसी भी सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सर्टिफिकेट को हेल्ड कर रखा हो अपने पास, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड क्यों ना बना रखा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल एसेट। जिस तरह हमने डेफिनेशन देखा था बेसिस ऑफ चार्ज का, और बेसिस ऑफ चार्ज को मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया था, तो मैंने सोचा कैपिटल एसेट को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि बच्चों का जो भी रहा सहा कंफ्यूजन है पक्का हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। कैपिटल एसेट होना चाहिए सबसे पहला बात। कैपिटल एसेट किसको बोलते हैं? कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड का मतलब चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, एक्सेप्ट, यहाँ पे देखो मैंने एक्सेप्शन लिख दिया ना, वहाँ पे एक्सेप्शन नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्सेप्शन। बोला यार कैपिटल एसेट का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट दीज थिंग्स। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करा है, वहाँ पे मैंने स्पेशल बियर बॉन्ड और हाउस होल्ड फर्नीचर को स्किप करा, आप याद कर लेना। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सेप्शन में सिर्फ 4 रखा है। बेसिकली ये 4 एक्सेप्शंस ही हैं, बेसिकली ये 4 एक्सेप्शंस ही को एक्सप्लेन किया जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चंस। तो हम लोग ये 4 एक्सेप्शंस हर हाल में लिखना पड़ेगा, बाकी 2 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये 4 हर हाल में लिखना पड़ेगा। ओके, बोला यार कैपिटल एसेट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर एंड रॉ मटेरियल्स। उसके बाद पर्सनल इफेक्ट भी तो नहीं है, उसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, उसके बाद गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंदर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्कीम 1999, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंदर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015-2018। इसके अलावा क्या था सर? इसके अलावा स्पेशल बियरर बॉन्ड था, उसके अलावा क्या था सर? हाउस होल्ड फर्नीचर था, इसके अलावा और क्या था सर? एक बताओ, इसके अलावा और ये क्या था? 7 पॉइंट्स थे ना वहाँ पे सर। स्पेशल गोल्ड बॉन्ड था, मतलब वहाँ पे हमने 7 पॉइंट्स को पढ़ा कि ये सारा का सारा कैपिटल एसेट्स का एक्सेप्शन है, बस आंसर को लेंदी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 4 पॉइंट्स लिए जो मेन है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये 4 पॉइंट्स को रखा और अपने बुक में भी ये 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं। सबसे पहला क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल्स। और पर्सनल इफेक्ट, फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और डिपॉजिट सर्टिफिकेट। ओके, स्टॉक इन ट्रेड समझते होंगे आप, मतलब जो हमने सामान स्टॉक कर रखा है। पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल इफेक्ट कौन सा वाला कैपिटल एसेट नहीं सर? जो मूवेबल हो, याद होगा आपको हमने कहा था मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट कैसा होना चाहिए? मूवेबल होना चाहिए। और किस लिए होना चाहिए? पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए, तभी वो कैपिटल एसेट नहीं है। याद रखना, पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट कब नहीं है? जब वो मूवेबल हो और पर्सनल यूज के लिए हो। पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है अगर वो मूवेबल हो और पर्सनल यूज के लिए हो, एक्सेप्ट पर्सनल इफेक्ट अपने आप में एक एक्सेप्शन है, इसके अलावा इसका भी एक्सेप्शन है। ओ माय गॉड, आप लोग एक्स्ट्रा कुछ राइटिंग नहीं करिएगा, मैं समझाने के लिए पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पर्सनल इफेक्ट अपने आप में एक एक्सेप्शन है कैपिटल एसेट का, और इस पर्सनल इफेक्ट का भी एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन इंक्लूजन होता है। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या होता है? इंक्लूजन। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूजन? अबे इंक्लूजन का मतलब ये सारा कैपिटल एसेट में इंक्लूड है। एक्सेप्ट का एक्सेप्ट इंक्लूड होता है, एक्सेप्ट का एक्सेप्ट इंक्लूड होता है। याद होगा आपको, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पता नहीं बात? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है अगर वो मूवेबल हो और पर्सनल यूज के लिए हो, लेकिन एक्सेप्ट ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स,
एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ये सारा आप जो देख रहे हो, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है, ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है, ये पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन है। पर्सनल इफेक्ट अपने आप में एक एक्सेप्शन है और इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन इंक्लूजन होता है। पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट से बाहर है, पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट से बाहर है, पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन पर्सनल इफेक्ट का कुछ एक्सेप्शन है। इसका मतलब पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन है, तो पर्सनल इफेक्ट अपने आप में एक एक्सेप्शन और उसका एक अलग एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन होता है इंक्लूजन, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन होता है इंक्लूजन। अगर पर्सनल इफेक्ट आपका कैपिटल एसेट नहीं है तो उसका जो एक्सेप्शन है वो आपका कैपिटल एसेट है। सिंपल वर्ड में, सिंपल सेंटेंस में, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हमने जाना है, हमने समझा है, हमने देखा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसी तरह एक्सेप्शन का एक्सेप्शन इंक्लूजन होता है। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा पर्सनल इफेक्ट का एग्जेम्पशन है। दिस ऑल आर नॉट द पर्सनल इफेक्ट। तो यहाँ पे लिखा मैंने द एसेट्स आर हेंस, दीज एसेट्स आर हेंस capital asset under section 2 subsection 14 and on transfer of it is liable to capital gain tax। ये सारा का सारा कैपिटल एसेट है और अगर आप इसको ट्रांसफर करिएगा तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। प्लीज टेल मी गाइस, आपको क्लियर हो रहा है कि ये सारा का सारा कैपिटल एसेट है। पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है। अगर वो क्या हो, मूवेबल हो, अगर वो क्या हो, पर्सनल यूज के लिए हो, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन उसका एक्सेप्शन है ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये सब आपका वर्क ऑफ आर्ट है, ड्राइंग्स आर्ट का वर्क है, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। अगर ये सारा चीज है तो पर्सनल इफेक्ट नहीं है। अगर ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है इसका मतलब ये कैपिटल एसेट है, क्योंकि सवाल कहता है कि पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है। तो जब पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है ऐसा कह रहा है प्रोविजन, तो इसका मतलब ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है, बोला ना, एक्सेप्ट ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है। तो जो पर्सनल इफेक्ट नहीं है वो आपका कैपिटल एसेट है। पर्सनल इफेक्ट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, लेकिन जो पर्सनल इफेक्ट नहीं है वो सब तो कैपिटल एसेट है ना। तो पर्सनल इफेक्ट का जो एक्सेप्शन है वो आपका कैपिटल एसेट है। दीज एसेट्स आर हेंस कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 एंड ऑन ट्रांसफर ऑफ इट इज लायबल टू कैपिटल गेन टैक्स। गाइस अब आपको समझना है कि पर्सनल इफेक्ट क्या है। लेट अस टेक वन एग्जांपल दैट इज एकदम बीइंग प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लो मैंने शर्ट पहन रखा है, अभी ये शर्ट मेरा पर्सनल इफेक्ट है। क्यों सर? ये मूवेबल भी है, पर्सनल यूज़ के लिए भी। सर ये मूव कैसे करेगा? पर्सनल यूज़ तो समझ में आ रहा है, आपने शर्ट पहन रखा है, ये आपका पर्सनल यूज़ का है, लेकिन ये मूवेबल कैसे सर? अभी मैं शर्ट पहन करके क्या हैंगर में लटक जाऊंगा? नहीं ना। अब सोचो ना, मैं शर्ट पहना हुआ हूँ और शर्ट पहन लिया और गए हैंगर देखा, कहाँ है कहाँ है, ये रहा हैंगर, लटक गए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमने शर्ट पहन रखा है, हम मूव करेंगे, हमारा शर्ट मूव करेगा, तो शर्ट मेरा क्या है? पर्सनल इफेक्ट है। क्लियर हो रहा बात? पक्का ना? गाइस प्लीज़ टेल मी, आपको पर्सनल इफेक्ट का मीनिंग क्लियर हो गया? उस वक्त तो आप कह रहे थे सर बता दीजिए बता दीजिए, अभी बता रहे तो बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, अगर आपका क्लियर हो रहा है तो एक और एग्जांपल। फिर से मेरा एक शर्ट है, लेकिन उस शर्ट में डायमंड बटन लगा हुआ है। शर्ट में कौन सा बटन लगा हुआ है? डायमंड बटन लगा हुआ है। तो क्या ये पर्सनल इफेक्ट है? सर आपने बोला था कि अगर किसी भी चीज़ से कोई प्रीशियस मेटल या प्रीशियस बटन या फिर प्रीशियस एनीथिंग, डायमंड हो, गोल्ड हो, अगर उसमें लगा दिया जाए तो वो पर्सनल नहीं रहता, वो कैपिटल एसेट बन जाता है। तो याद रखो मेरा बच्चा लोग, मेरा शर्ट नॉर्मल है ना, एकदम नॉर्मल है ना, मैं इसको पहनूंगा, मेरे लिए पर्सनल यूज़ का काम कर रहा है, प्लस मेरे साथ साथ ये मूव भी कर रहा है, इसका मतलब ये पर्सनल इफेक्ट है। लेकिन इसी शर्ट के अंदर अगर मैंने डायमंड बटन लगवा लिए, अगर हमने डायमंड बटन लगवा लिए, तो ये फिर पर्सनल इफेक्ट नहीं रहेगा, ये आपका कैपिटल एसेट बन जाएगा। प्लीज़ टेल मी गाइस कि आपका क्लियर है? पर्सनल इफेक्ट का मीनिंग क्लियर है? पर्सनल इफेक्ट समझने के लिए सिर्फ दो बातें याद रखनी है, वो मूवेबल हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हो, और पर्सनल यूज़ के लिए हो। तो ये था हमारा कैपिटल एसेट का डेफिनेशन थ्रू डायग्राम। कैपिटल एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड,
कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल, पर्सनल इफेक्ट, कौन सा पर्सनल इफेक्ट, जो मूवेबल हो और फॉर पर्सनल यूज हो, पर्सनल यूज के लिए भी हो, एक्सेप्ट दीज थिंग्स, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट. These assets are hence capital asset under section 2 subsection 14 and on transfer it is liable to capital gain tax. कहता है कि मूवेबल पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है अगर वो मूवेबल हो और पर्सनल यूज के लिए हो, लेकिन उसके अंदर ये सारी बातें नहीं आती है, उसके अंदर ये सारी बातें नहीं आती है, मतलब ये सारी बातें पर्सनल इफेक्ट नहीं है. अगर ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है तो कैपिटल एसेट है, सिंपल है. ओके. उसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये हमने कैपिटल एसेट को पढ़ लिया. देखो ये टैक्स है, टाइम लगेगा, प्रोविजन बहुत सारा है, हो सकता है एक क्लास में पूरा कंप्लीट भी ना हो, जितना पॉसिबल होगा मैं कर रहा हूँ. उसके बाद है टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स. There are two types of capital assets, short-term capital assets and long-term capital assets. Short-term capital asset का सेक्शन है 2 subsection 42A और long-term capital asset का सेक्शन है section 2 subsection 29A. अब जानेंगे short-term capital asset किसको बोलते हैं. Section 2 subsection 42A के accordingly a capital asset held by an assessee for not more than 36 months. कोई भी कैपिटल एसेट एसेसी ने हेल्ड कर रखा हो 36 मंथ से ज़्यादा ना हो, 36 मंथ्स हो या फिर उससे कम हो, 36 मंथ्स या फिर उससे कम हो. नॉट मोर देन 36 मंथ्स का मतलब 36 मंथ से ज़्यादा ना हो, मतलब या तो 36 मंथ्स हो या तो 36 मंथ से हो. इमीडिएटली प्रीसीडिंग का स्पेलिंग देखना, PRECEDING. बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, PRECEDING लिखते हैं. इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर, हाउ एवर इन द फॉलोइंग केसेस. आगे बढ़ेंगे. बोला जा रहा है कि कैपिटल एसेट जो असेसी ने हेल्ड कर रखा अपने पास वो 36 महीना से ज़्यादा अपने पास नहीं रखा हो, 36 महीना या फिर उससे कम अपने पास रखा हो, 36 मंथ्स या फिर उससे कम अपने पास हेल्ड किया हो. इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर. इसका मतलब होता है कि आप ट्रांसफ़र जो किए हो, ट्रांसफ़र का मतलब मैंने आपको अभी नहीं बताया, थोड़ी देर बाद ट्रांसफ़र वर्ड आएगा. ट्रांसफ़र का मतलब नॉर्मली सेल होता है, यहाँ पे आप समझ के रखो. ट्रांसफ़र का मतलब सेल. बोला जा रहा है कि अगर आपने मतलब एसेसी ने किसी भी कैपिटल एसेट को हेल्ड नहीं किया हो 36 मंथ से ज़्यादा, 36 मंथ से ज़्यादा, मतलब सर 36 मंथ से ज़्यादा नहीं किया हो मतलब 36 मंथ अपने पास रखा हो या फिर 36 मंथ से कम रखा हो. इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र करने से पहले मतलब सेल करने से पहले अगर किसी एसेसी ने कैपिटल एसेट्स को 36 महीना या फिर उससे कम 36 मंथ्स या फिर उससे कम अपने पास रखा हो तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलते हैं. फिर से समझना. बोला जा रहा है कि अगर किसी एसेसी ने अपने पास किसी भी कैपिटल एसेट्स को 36 मंथ से ज़्यादा नहीं रखा हो, 36 मंथ से ज़्यादा नहीं रखा हो मतलब 36 मंथ रखा हो या फिर उससे कम रखा हो, कब तक, जब हमने सेल करने जा रहे थे. जब हम सेल करने जा रहे थे तो सेल करने से पहले हमने अपने पास किसी भी कैपिटल एसेट्स को 36 महीना या फिर उससे कम रखा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है. हाउ एवर इन द फॉलोइंग केसेस, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर 36 मंथ्स का ज़रूरत ही नहीं है हमें. बोला जा रहा है एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट मतलब यूनिट्स ऑफ यूटीआई. एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट, कोई भी सिक्योरिटीज जो यूनिट नहीं हो मतलब यूनिट ऑफ यूटीआई नहीं हो. एनी सिक्योरिटी जो यूनिट नहीं हो लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी सिक्योरिटी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड हो. रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं? 2. आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा. देयर आर 2 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. आपका एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE BSE. ये मतलब यहाँ पे आपका रेलिवेंट नहीं है, एक टर्म आया इसलिए मैंने बता दिया कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज 2 है, एक है BSE और एक है NSE. BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. जो भी एनी सिक्योरिटी अदर दैन यूनिट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स अगर लिस्टेड हो किससे,
रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से। नंबर 2, ए यूनिट और यूटीआई और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, कोई भी यूनिट या फिर यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड। ये 3 लोग देख रहे हैं ना आप, ये 3 लोग अपने आप को समझते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, मतलब हमारा रिलेशन बहुत पक्का है, मतलब वो होते हैं ना क्या बोलते हैं, छोड़िए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वो आजकल के बच्चे लोग किसी को भी प्यार हो जाते हैं, वो मतलब वो कहते हैं नहीं हमारा रिलेशन तो इतना अच्छा है कि 12 महीने में पक्का हो जाता है, 12 मंथ्स में। ये वो लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि नहीं हम तो 12 महीने में ही मैच्योर हो जाते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहता है कि कोई भी एसेट 36 मंथ्स या फिर उससे कम रखिएगा सेल करने से पहले, तो ही आपका वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। लेकिन इन केसेस के अंदर अगर आप 12 मंथ्स या फिर उससे कम अपने पास रखते हो तो भी वो कैपिटल एसेट माना जाएगा शॉर्ट टर्म वाला। ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा रिलेशन 12 महीने में मैच्योर हो जाता है, 12 महीने में पक्का हो जाता है? वो लोग हैं जो आजकल के लोग वो कहते हैं सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ए यूनिट और यूटीआई और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और तीसरा है जीरो कूपन बॉन्ड। ये 3 ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, जिनको मतलब लगता है कि उनका रिलेशन 12 महीने में 5 साल जैसा लगता है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा देखता हूँ प्रैक्टिकली, इसलिए प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा देखो बाबू, होता क्या है ना कि अगर मैं प्रैक्टिकल बेस लाइफ एग्जाम्पल दूँ तो बच्चों को समझ में भी आता है और क्लैरिटी भी मिलती है और क्लियर भी हो जाते हैं। ओके, तो ये वो 3 लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा रिलेशन 12 महीने में पक्का हो जाता है, मतलब हम 12 महीने में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाते हैं। द पीरियड ऑफ 36 मंथ शैल बी रिप्लेस बाय 12 मंथ, मतलब इन 3 केसेस के अंदर अगर एसएससी ने 12 महीने यानी 12 मंथ या फिर उससे कम किसी भी कैपिटल एसेट को, किसी भी कैपिटल एसेट मतलब दिस कैपिटल एसेट, ये सिक्योरिटी आपका कैपिटल एसेट है, यूनिट और यूटीआई भी आपका कैपिटल एसेट है, जीरो कूपन बॉन्ड भी आपका कैपिटल एसेट्स है। अगर इन चीज़ों को आपने 12 महीने या फिर उससे कम अपने पास हेल्ड कर रखा है, उसके बाद आपने उसको सेल करा यानी ट्रांसफर करा है, तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। उसके बाद है शेयर्स नॉट बीइंग अ शेयर लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक। यहाँ पे ऐसे शेयर्स की बात, सिक्योरिटीज की बात की जा रही थी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से क्या था, लिस्टेड था। लेकिन अगर ऐसा शेयर्स नॉट बीइंग शेयर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा शेयर जो लिस्टेड नहीं है उसका क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा? तो उन लोगों का नाम है अनलिस्टेड शेयर्स। अगर लिस्टेड शेयर्स है तो 12 महीने के अंदर मैच्योर हो जाते हैं, वो समझते हैं अपने आप को। लेकिन अगर अनलिस्टेड शेयर्स है और कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे दोनों हो, ये दोनों इमूवेबल है, ये दे कांट मूव, ये मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग का रिलेशन कहते हैं कि 24 मंथ्स में मैच्योर हो जाते हैं ये लोग। ये लोग कहते हैं नहीं भाई अपना रिलेशन बहुत अच्छा है, 24 महीने में हम पक्के हो गए, इतने पक्के हो गए कि 10 साल 20 साल से जो रिलेशनशिप में है उनका कोई वैल्यू हमारी नज़र में नहीं है। एक्चुअली में 5 साल रहो, 10 साल रहो, 10 महीना रहो, 12 महीना रहो, रिलेशनशिप का एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, तो द पीरियड ऑफ 36 मंथ्स शैल बी रिप्लेस बाय 24 मंथ, और ये जो 36 मंथ्स का पीरियड है वो 24 मंथ से रिप्लेस हो जाएगा। हमने प्रोविजन पढ़ा था सेक्शन 242A, सेक्शन 242A कौन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। सेक्शन 242A कहता है कि कोई भी कैपिटल एसेट्स अगर एसएससी ने हेल्ड कर रखा है 36 मंथ्स या फिर उससे कम, वहां पे लिखा हुआ है नॉट मोर देन 36 मंथ, मतलब 36 मंथ से ज्यादा नहीं, मतलब 36 मंथ या फिर उससे कम अगर किसी एसएससी ने हेल्ड कर रखा है कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से पहले, मतलब सेल करने से पहले, आपने भी सेल नहीं किया, सेल करने से पहले, ट्रांसफर करने से पहले एसेट्स को अपने पास रखा, कौन सा एसेट्स को, कैपिटल एसेट को, उसके बाद सेल किया 36 महीना या उससे कम रख करके अगर आप किसी कैपिटल एसेट को सेल करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें 36 मंथ्स नहीं, एक में 12 मंथ्स है और एक में 24 मंथ्स है। 12 मंथ्स में 3 बातें, सिक्योरिटी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड हो, यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, दीज आर द टर्म्स यू हैव टू लर्न। सिर्फ समझना है, याद करना है, ऐसा नहीं सर यूटीआई क्या है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या है, इतना डीप जाने का जरूरत नहीं है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड भी सर्टिफिकेट है, याद रखिएगा। और यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 11 में भरा था हम लोगों ने। उसके बाद है
दो ऐसी लोग जो कहता है कि नहीं अपना रिलेशन 24 मंथ्स में मैच्योर होगा, और वो कौन लोग हैं? शेयर्स नॉट बीइंग अ शेयर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा शेयर्स जो लिस्टेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हो। तो वो कौन है सर? इन सिंगल वर्ड, दैट आर अनलिस्टेड शेयर्स, दैट इज अनलिस्टेड शेयर्स, मतलब अनलिस्टेड शेयर्स। एंड नंबर 2, एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग, और बहुत एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड हो चाहे वो बिल्डिंग हो या फिर दोनों, इन दोनों का रिलेशन 24 मंथ्स का है। तो याद रखना बाबू, 3 बातें हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के अंदर। पहली बात, हमने 36 मंथ्स या उससे कम हेल्ड कर रखा किसी भी कैपिटल एसेट को, और कुछ एक्सेप्ट सिक्योरिटीज यूनिट और जीरो कूपन बॉन्ड। सिक्योरिटीज यूनिट जीरो कूपन बॉन्ड को हमने 12 महीने या उससे कम हेल्ड करा, और अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमने 24 महीना या फिर उससे कम हेल्ड करा, उसके बाद सेल किया, तो अपना वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जस्ट इसका उल्टा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A, ए कैपिटल एसेट held by an assessee for more than 36 months। वहाँ पे क्या था? लेस देन 36 months। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? 36 महीना से ज़्यादा अगर आपने हेल्ड कर रखा किसी भी कैपिटल एसेट्स को इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफ़र करने से पहले, ट्रांसफ़र करने से पहले अगर आपने किसी भी एसेट्स को, किसी भी एसेट मतलब कैपिटल एसेट, चैप्टर कैपिटल के ना कैपिटल एसेट की बात की जा रही है। अगर मैं किसी भी एसेट की बात करूं तो अब याद रखना कैपिटल एसेट। ओके, तो अगर हमने कैपिटल एसेट्स को 36 मंथ्स या फिर उससे ज़्यादा हेल्ड कर रखा हो, अगर मैंने कैपिटल एसेट को 36 मंथ्स या फिर उससे ज़्यादा हेल्ड कर रखा हो ट्रांसफ़र करने से पहले, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसफ़र करने से पहले, प्रीसीडिंग का मतलब बिफोर, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। हाउ एवर इन द फॉलोइंग केसेस, वहाँ पे था ना यूनिट, सिक्योरिटी यूनिट, जीरो कूपन बॉन्ड, शेयर्स, एनिमल प्रॉपर्टी, ये सारा में सेम है आपका, वहाँ पे भी था यहाँ पे भी है। फ़र्क क्या है सर? फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर 12 महीना या उससे कम, और यहाँ पे 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा। यहाँ पे क्या है? 24 मंथ्स या फिर उससे ज़्यादा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप मोर देन 24 मंथ्स, मतलब 12 महीना से ज़्यादा और 24 महीना से ज़्यादा। तो पता ये चलता है कि अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अच्छा से समझ लिए हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट समझना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। सेक्शन अलग अलग है, सेक्शन 242A शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। थोड़ा स्पीड हूँ बट मैनेज करना। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहता है कि अगर आपने 36 मंथ्स या उससे कम हेल्ड करा ट्रांसफ़र करने से पहले, तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जो कहता है कि नहीं, हमारे लिए 36 मंथ्स या उससे कम नहीं होगा, हमारे लिए 12 महीना होगा। हम अगर 12 महीना या उससे कम, कौन कौन लोग? सिक्योरिटीज यूनिट, जीरो कूपन बॉन्ड। और एक और है जो कहता है नहीं, हमारे लिए 24 महीना या उससे कम, शेयर्स जो अनलिस्टेड है, और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सारा कहता है कि हम लोग इतना से इतना या फिर इतना से कम है तो शॉर्ट टर्म है। लेकिन ये कहता है कि 36 से ज़्यादा, 12 महीना से ज़्यादा, 24 महीना से ज़्यादा, तब हम क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। तो गाइस पता चलता है कि अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को अच्छे से लर्न कर लिए होंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वेरी इजी है। फिर भी हम पढ़ा दे रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बोला एक कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर मोर देन 36 मंथ्स। देखो अपना वीडियो लेंदी हो रहा है, रीजन है इसका, मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक टर्म्स को, हर एक वर्ड को, इसलिए वीडियो लेंदी है। बट मैं गारंटी देता हूँ कि आप बोर नहीं होंगे, आप पूरा वीडियो, एकदम पूरा वीडियो एक शॉर्ट में देखेंगे और मज़े लेकर के देखेंगे। तो एक कैपिटल एसेट जो एसएससी ने हेल्ड कर रखा हो मोर देन 36 मंथ्स, 36 मंथ से ज़्यादा, और उसको उसने ट्रांसफ़र किया हो, और ये ट्रांसफ़र करने से पहले 36 मंथ हेल्ड कर रहा है। याद रखना, ट्रांसफ़र करने से पहले उसने 36 महीने से ज़्यादा अगर किसी भी कैपिटल एसेट को हेल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें अगर आप 12 महीना से ज़्यादा और 24 महीना से भी ज़्यादा हेल्ड करते हो तो भी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। वो सब क्या क्या है? सिक्योरिटी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, यूनिट यूटीआई, या फिर आपका जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का सेक्शन 2 सबसेक्शन 48 है। लिखना ज़रूरी नहीं है, याद रखना, लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप लिख के आओगे अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बट याद रहे तो ही लिखना, गलत मत लिखना, क्योंकि गलत लिखने से गलत बात है। आपको अगर याद रहे सेक्शन 248 याद कर लेना, जीरो कूपन बॉन्ड। ओके,
द पीरियड ऑफ 36 मंथ्स शैल बी रिप्लेस बाय 12 मंथ्स, और ये जो 36 मंथ्स का मामला है ये 12 महीने से रिप्लेस हो जाएगा। उसी तरह अपना क्या है, शेयर्स जो अनलिस्टेड है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें 24 महीना हो जाएगा, 36 महीना का जाएगा। 24 महीना से ज़्यादा, 12 महीना से ज़्यादा, 36 महीना से ज़्यादा तो कैपिटल एसेट। और आपको टर्म याद रखना है। गाइस प्लीज टेल मी आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज क्वाइट क्लियर। एनालिसिस ऑन डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। बाबू मैंने एक ही बात को बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया, पहले थ्योरी बताया, फिर डायग्राम बताया, इसलिए अपना वीडियो लेंदी होता जा रहा है, बट मज़ा बहुत आ रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूँ आप बोर नहीं होते होंगे। एनालिसिस ऑन डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अभी हम पर क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट किसको बोलते हैं। अभी उसी चीज़ को मैंने एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट इज लेस देन और इक्वल्स टू, इसका मतलब ये जो देखा हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन और इक्वल्स टू 36 मंथ्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब बोलेंगे, जब अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब एसएससी ने अपने पास रखा हो कितना दिन, 36 मंथ्स या उससे कम, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल्स टू। क्या बोलते हैं बाबू, लेस देन और इक्वल्स टू 36 मंथ्स या उससे कम अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग है, मतलब एसएससी के पास एसेट होल्ड कर रहा हो तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन 36 मंथ्स, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 36 मंथ्स है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ओके याद रखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब होगा, 36 मंथ्स या फिर उससे कम। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब होगा, 36 मंथ्स उससे या 36 मंथ से ज़्यादा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब होगा, 36 मंथ्स या उससे कम। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब होगा, 36 मंथ से ज़्यादा। ओके, इसका एक्सेप्शन है कुछ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी बोल सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स, अभी बता क्या है ना कि अगर 12 महीना से ज़्यादा होगा, अगर 12 महीना से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। सर दोनों सेम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट? नहीं सर, दोनों सेम नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर ये क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एक ऐसा एसेट्स जो 36 मंथ से ज़्यादा हेल्ड किए हो आप, उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलते हो, और उस एसेट को सेल करने के बाद जो इनकम आता है, प्रॉफिट आता है, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लिखो, दोनों एक ही बात है। एक ही बात है मतलब लिखने के लिए, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो है जो हम 36 महीना से ज़्यादा हेल्ड करते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो है जो 36 महीना हेल्ड करने के बाद सेल करते हैं। क्लियर है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मतलब 36 महीना से ज़्यादा हेल्ड किया हुआ एसेट, और फिर उस एसेट को आप क्या करते हो, सेल करते हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाता है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी लिख सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यू कैन राइट हियर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, आप गेन को काट सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स, पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 36 मंथ से ज़्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा तभी होगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज़्यादा होगा तभी होगा। लेकिन कह रहे नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट उस वक्त भी हो सकता है इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट उस वक्त भी हो सकता है इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस वक्त भी हो सकता है अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से ज़्यादा हो। कौन से केसेस में? लिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में, लिस्टेड सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज का मतलब डिबेंचर या बॉन्ड, अदर देन यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई स्लैश इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर आपका म्यूचुअल फंड। उसके बाद क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड। उसके बाद क्या आपका? जीरो कूपन बॉन्ड। दीज आर द सिक्योरिटीज, और ये सिक्योरिटीज कहता है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा अगर आप पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से ज़्यादा हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स, बोला जा रहा है कि अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज़्यादा है तो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। पहले क्या बोल रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से ज़्यादा भी होगा तो हो जाएगा इन सब केसेस में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन काट के एसेट लिख दीजिए, आपको कन्फ्यूजन है तो
नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 36 महीना से ज़्यादा होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग तभी होगा, लेकिन एक्सेप्शन कहता है नहीं सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट उस वक्त भी हो सकता है अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज़्यादा हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट उस वक्त भी हो सकता है अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज़्यादा हो। अगर 12 मंथ से ज़्यादा हो तो ये 5 केसेस है, और अगर आपका लॉन्ग टर्म 24 मंथ से ज़्यादा हो तो ये 2 केसेस। सर आपने वहाँ पे 3 केसेस बताया था और आप यहाँ पे कह रहे हो कि 5 केसेस है। मेरा बच्चा यहाँ पे भी 3 केसेस है। ये जो आप देख रहे हो ए एंड बी अलग अलग कर दिया मैंने, लिस्टेड इक्विटी, लिस्टेड डिबेंचर्स। आपको याद होगा, आपने प्रोविजन देखा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ एक और बार। देखो सिक्योरिटी दिख रहा हुआ, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स, सब सिक्योरिटीज अपना, ठीक है। दिस ऑल आर सिक्योरिटीज। तो एक लाइन में हमने सिक्योरिटी लिखा, यहाँ पे अलग अलग कर दिया, लिस्टेड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अदर दैन यूनिट्स। यहाँ पे देखो सिक्योरिटीज अदर दैन यूनिट, यहाँ पे अदर दैन यूनिट है। उसके बाद देखो सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, यहाँ पे देखो शेयर्स है और यहाँ पे देखो डिबेंचर्स है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? पॉइंट्स 3 ही है, इलेबोरेट करके और अच्छा कर दिया मैंने। बोला जा रहा है कि देख बाबू फिर से दिखा रहा हूँ, एनालिसिस और डेफिनेशन, एनालिसिस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, शॉर्टकट तरीका कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन और इक्वल टू 36 मंथ। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ या फिर उससे कम है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ या उससे कम है, पीरियड ऑफ होल्डिंग या 36 मंथ या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। उसके बाद उसका एक्सेप्शन है, ये दोनों का एक्सेप्शन है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म का भी शॉर्ट टर्म का भी। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म का दिखा रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट उस वक्त भी हो जाएगा जब पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका 12 महीने से ज्यादा रहेगा। जरूरी नहीं कि 36 मंथ्स का ही केसेस है सारा। तो 12 महीने का केसेस में क्या क्या है, लिस्टेड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज यानी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अदर देन यूनिट्स मतलब यूनिट्स को छोड़ करके, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, दिस ऑल आर सिक्योरिटीज, दिस ऑल आर सिक्योरिटीज। और इन सब केसेस में अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा है तो भी कैपिटल एसेट है लॉन्ग टर्म वाला। उसके बाद है अनलिस्टेड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन 2 केसेस के अंदर अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से भी ज्यादा है तो भी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो भी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। याद रखना बच्चा लोग, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से ज़्यादा है तो भी वो लॉन्ग टर्म है, और अगर 24 मंथ से ज़्यादा है तो भी लॉन्ग टर्म है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी लिखिए आप, अगर इसका डेफिनेशन क्लिक हो गया हो तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन खुद से कर सकते हो। जैसे देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन और 12 मंथ्स। दोनों में फर्क क्या है, पीरियड ऑफ होल्डिंग का फर्क है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में फर्क क्या है बाबू, सिर्फ और सिर्फ पीरियड ऑफ होल्डिंग। यहाँ पे भी गेन है, आप पेंसिल से एसेट्स भी लिख सकते हैं, काटिएगा मत, काटने से गंदा लगता है। स्लैश दे के एसेट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके स्लैश दे दीजिएगा, सर्कल भी मत करिएगा, स्लैश दे दे करके एसेट्स लिख दीजिएगा। अगर आप काट दिए हो तो प्लीज काटिएगा मत, ओके। यहाँ पे हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पीरियड ऑफ होल्डिंग इज 24 मंथ्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या गेन भी हो सकता है, यही सारा केसेस होगा, सिर्फ फर्क क्या होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग का। यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा, यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स या फिर उससे कम। पॉइंट्स विल सेम पॉइंट्स एज मेंशन इन पॉइंट ए। उसके बाद क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन और इज इक्वल टू 24 मंथ्स। यहाँ पे क्या था 24 मंथ से ज्यादा, तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स थे यहाँ पे भी यही 2 पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे जो 5 पॉइंट्स थे यहाँ पे भी यही 5 पॉइंट्स आएंगे, ये 4 पॉइंट जो भी है, ये सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ा है। लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को कहा था कि बाबू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या एसेट्स का खुद से करना, लेकिन किसी ने नहीं करा था, किसी ने नहीं करा था। तो गाइज अगर आपको ये क्लियर हो गया, क्लिक हो गया है, तो ये आपका होमवर्क वाला पोर्शन है। सुंदर वर्ड में लिखिए यहाँ पर होमवर्क, पेंसिल से लिखना गधों। सुंदर वर्ड में क्या है आपका, ये होमवर्क है, आपको सुंदर शब्दों में लिखना है होमवर्क, उसके बाद से इसको कंप्लीट करना है। गाइस प्लीज टेल मी आपका क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क।
पीरियड ऑफ होल्डिंग हमने 2 बार समझा, अब तीसरी बार समझा रहा हूँ, पक्का क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देख लो, STCA मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, LTCA लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ हेल्ड फॉर लेस देन और इक्वल्स टू 12 मंथ्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल माना जाएगा अगर 12 मंथ्स या फिर उससे कम है। कौन कौन लोग है भाई? सिक्योरिटी, यूनिट, जीरो कूपन बॉन्ड। फिर इसी में क्या बोल दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यही को मान लिया जाएगा अगर ये 12 महीने से ज़्यादा है। देख लो ना कितना आसान है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है अगर ये 12 महीना या फिर उससे कम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है अगर ये 12 महीना या फिर उससे ज़्यादा है। 12 महीने या उससे ज़्यादा है मतलब हेल्ड कर रखा है। ये 3 केसेस। दूसरा केसेस क्या था? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ हेल्ड फॉर लेस देन 24 मंथ्स और इक्वल्स टू 24 मंथ्स। अगर 24 मंथ्स या फिर उससे कम, 24 मंथ्स या फिर उससे कम हेल्ड कर रखा हो अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड और बिल्डिंग को, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। लेकिन अगर 24 मंथ से ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। क्लियर है ना? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ हेल्ड फॉर लेस देन और इक्वल्स टू 36 मंथ्स। अगर 36 महीना या उससे कम हेल्ड कर रखा है तो आपका कैपिटल एसेट है, और अगर आपने 36 महीना या फिर उससे ज़्यादा हेल्ड कर रखा है तो आपका क्या है? कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अभी यहाँ पे देखो, ये दोनों तो क्लियर है। यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड, यहाँ पे यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड था, तो अगर डेट ओरिएंटेड फंड होगा तो कहाँ पे आएगा? 36 मंथ वाला केस में। और यहाँ पे तुम्हारा लिस्टेड सिक्योरिटीज था, इसका मतलब अनलिस्टेड कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। देखो याद करने का जरूरत है, समझने का। लिस्टेड 12 मंथ्स वाला में जा रहा है, इसका मतलब अनलिस्टेड कहाँ पे जाएगा? 36 मंथ्स वाला में। लिस्टेड आप सॉरी इक्विटी ओरिएंटेड फंड आपका 12 मंथ्स वाला में, इसका मतलब है सर आपका जो अनलिस्टेड है वो कहाँ पे जाएगा? 36 मंथ्स वाला में। उसके बाद क्या है? अदर कैपिटल एसेट। उसके बाद जो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये यहाँ पे आएगा। प्लीज टेल मी गाइस, आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग एकदम क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। एक बार और रिवीजन के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ हेल्ड फॉर लेस देन और इक्वल्स टू 12 मंथ। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा अगर 12 महीने या उससे कम हेल्ड किया है, और अगर 12 महीने से ज्यादा कर दिया तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा इन 3 केसेस के अंदर। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ हेल्ड फॉर लेस देन और इक्वल्स टू 24 मंथ्स। इस केसेस के अंदर 24 महीना या उससे कम अगर आपने हेल्ड कर रखा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, लेकिन अगर आपने उससे ज्यादा हेल्ड कर दिया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। और इस केसेस के अंदर 36 मंथ्स या उससे कम हेल्ड किया तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म है, और अगर 36 मंथ से ज्यादा किया तो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में 12 महीने में और शॉर्ट टर्म 12 महीने के या उससे कम, लॉन्ग टर्म 12 महीने उससे ज्यादा वाला, 12 महीने से ज्यादा वाला केसेस में आता है सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड। और 24 महीना वाला में अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड और बिल्डिंग और बोथ। 36 मंथ्स वाला में यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, अदर कैपिटल एसेट्स। ये आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग था। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रांसफर। याद होगा बच्चों, ट्रांसफर बहुत दफा आया था, अभी हम लोग उसको भरेंगे। ट्रांसफर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। ट्रांसफर का सेक्शन कितना है बाबू? सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। कोई बोर हो रहा है? अगर आप बोर हो रहे हो तो आपके लिए एक अच्छा सा काम है, क्लास में खड़े हो जाइए और कॉन्सेप्ट निकाल के पढ़िए। है कोई ऐसा जो बोर हो रहा है? होप सो कोई बोर्ड नहीं होता होगा। चलिए, ट्रांसफर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। ट्रांसफर इन जनरल सेंस होता है वॉलेंट्री गिविंग आवर पोजीशन टू समवन एल्स। वॉलेंट्री गिविंग आवर पोजीशन टू समवन एल्स। ट्रांसफर का मतलब होता है कि वॉलेंट्री तौर पे, मतलब वक्ती तौर पे हम लोग अपना पोजीशन किसी और के सुपुर्द कर देते हैं, हम लोग अपना पोजीशन किसी और को दे देते हैं। मैंने ज़्यादा उर्दू बोल दिया, यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, बंगाली स्पीकिंग कोई भी दिखता होगा तो थोड़ा मुझे ध्यान रखना होगा। ट्रांसफ़र इन जनरल सेंस होता है वॉलेंट्री गिविंग आवर पोजीशन टू समवन एल्स। मतलब ये कि ट्रांसफ़र का वॉलेंट्री मीनिंग होता है कि जनरल मीनिंग होता है कि हमने वक्ती तौर पे अपना पोजीशन किसी और को दे दिया। बट कैपिटल गेन में ऐसा नहीं होता। कैपिटल गेन के अंदर बहुत सारी ऐसे केसेस बता दी गई जिसमें आप वॉलेंट्री किसी को पोजीशन नहीं देते हो, कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको उसको ट्रांसफर बोलना है।
ट्रांसफ़र का जनरल मीनिंग क्या है? वॉलेंट्री गिविंग आवर पोजीशन टू समवन एल्स। हम लोग वक्ती तौर पे अपना पोजीशन किसी और को दे देते हैं। हमें बाहर जाना है, हमें कहीं जाना है, इमरजेंसी में कहीं निकलना है, तो हम अपना पोजीशन किसी और को दे के चले जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री। लेकिन कैपिटल गेन चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके अंदर बहुत सारी ऐसे केसेस बता दी गई जिसमें आप किसी को वॉलेंट्री पोजीशन नहीं देते हो, कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है, मतलब कंपलसरी उसके पास चला जाता है, उसको हम लोग ट्रांसफर बोलते हैं। नंबर 1, द एक्ट कंटेन्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इस एक्ट के अंदर इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म ट्रांसफर बताया गया है। इंक्लूसिव मतलब ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इसके अंदर और भी बातें ऐड की जा सकती है। अकॉर्डिंगली ट्रांसफर इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। आपका जो ये क्या नाम है, ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र में सबसे पहला जो डेफिनेशन है, आई मीन ट्रांसफ़र माना जाता है सेल। सेल का मतलब समझते होगे, एक्सचेंज का भी मतलब समझते होगे। सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। पहला जो डेफिनेशन है ट्रांसफ़र का, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? ट्रांसफ़र का मतलब सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट्स। रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गया, एसेट्स बर्बाद हो गया, एसेट्स खत्म हो गया। याद रखिएगा, रेलिंक्विशमेंट का मतलब एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, एसेट बर्बाद हो गया, एसेट लॉस हो गया। नंबर 2 है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स इन द एसेट्स। एक्सटिंग्विशमेंट मतलब एसेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, एसेट जिंदा है लेकिन आपका उस पर कोई हक नहीं है। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब एसेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, एसेट जिंदा है लेकिन आपका उस पर कोई भी हक नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। मेरे को पता है जब तक आपको लाइव एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको समझ में नहीं आएगा। रेलिंक्विशमेंट का मतलब आपका ब्रेकअप हो गया। रेलिंक्विशमेंट का मतलब आपका ब्रेकअप हो गया। प्लीज समझ में आ रहा है ना? रेलिंक्विशमेंट का मतलब आपका ब्रेकअप हो गया। पक्का? गलत। रेलिंक्विशमेंट का मतलब हमने आपको क्या बताया था? रेलिंक्विशमेंट का मतलब है एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, एसेट बर्बाद हो गया, मतलब एसेट्स खत्म हो गया। तो एग्जाम्पल मैंने गलत बता दिया था। एग्जाम्पल है रेलिंक्विशमेंट मतलब आपकी गर्लफ्रेंड मर गई। रेलिंक्विशमेंट का मतलब आपकी गर्लफ्रेंड मर गई। एक्सटिंग्विशमेंट मतलब आपका ब्रेकअप हो गया, वो जिंदा है लेकिन आपका उस पर कोई हक नहीं है, आपका उस पर कोई राइट नहीं है। तो गाइस प्लीज टेल मी द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलिंक्विशमेंट एंड एक्सटिंग्विशमेंट इज क्वाइट क्लियर। रेलिंक्विशमेंट का मतलब आपकी गर्लफ्रेंड मर गई, आपकी गर्लफ्रेंड मर गई। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है, ब्रेकअप हो गया लेकिन अब उस पर आपका कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है। अब कुछ गर्ल्स बोलेंगे सर राइट तो ऐसे भी नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि राइट्स नहीं है आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका ऊपर किसी का राइट नहीं है। इससे हमको समझ में आ जाएगा किसका किसका क्या क्या चल रहा है। ओके, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट अंडर एनी लॉ। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट अंडर एनी लॉ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ने कंपल्सरी आपका कोई भी एसेट एक्वायर कर लिया, मतलब कुछ भी आपसे ले लिया। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट मान लीजिए आप गवर्नमेंट रोड्स बना रही है, आपके रोड्स के बीच में आपका घर आ गया। अभी क्या रोड्स को वो घुमा देगा? नहीं घुमाएगा। रोड्स को उसको वहीं से लेके जाना है जहाँ से उसको जाना है। तो बीच में अगर आपका घर पड़ेगा तो आपका घर को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, हटा करके फेंक दिया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट अंडर एनी लॉ। लॉ के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा। हमारा रास्ता यहीं से जाना है, यहीं से जाएगा, बीच में आपका घर आ गया है, आपको अपना घर उठा के फेंकना होगा। प्लीज़ गाइस टेल मी, आपको बहुत ही भी क्लियर हो रहा है और बहुत भारी समझ में आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? पहला क्या था? सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। सेल मतलब क्लियर, एक्सचेंज मतलब क्लियर, रेलिंक्विशमेंट मतलब आपका एसेट है, सॉरी आपका एसेट बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड मर गई। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स इन द एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब आपका एसेट है, आपका एसेट बर्बाद नहीं हुआ लेकिन अब वो कोई काम का नहीं है, आपका उसमें कोई राइट नहीं है। अनदर एग्जाम्पल क्या था? आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका ब्रेकअप हो गया है लेकिन आपका उस पर अब कोई भी हक नहीं है।
कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट अंडर एनी लॉ, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी कैपिटल, कोई भी कैपिटल एसेट को कंपल्सरी एक्वायर कर लेगा लॉ के अकॉर्डिंगली, और लॉ के अकॉर्डिंगली कौन एक्वायर करेगा? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, हमारा पड़ोसी नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे पड़ोसी ने लॉ के मुताबिक मेरा घर छीन लिया, दिस इज इम्पॉसिबल, फालतू बातें ये सब। लेकिन गवर्नमेंट जब चाहे आपका घर उखाड़ के फेंक सकती है एज पर लॉ, एज पर रेगुलेशन, क्योंकि घर पे रोड आपने बनाया, सॉरी रोड पे घर आपने बनाया था, गवर्नमेंट ने आपको बनाने के लिए नहीं कहा था। आज गवर्नमेंट रोड बनाना चाहती है तो उसके पास जगह नहीं है, वो जगह आपने कैप्चर कर रखा होगा, तो उसके रोड में आने वाले रास्ते में अगर आपका घर होगा तो उसको कंपल्सरीली एक्वायर कर लेगा। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर कोई कैपिटल एसेट आपका स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये भी आपका ट्रांसफर है। मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड मैच्योर हो जाता है, रिडीम हो जाता है, मतलब पेमेंट हो जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड इज अ सर्टिफिकेट, तो भी आपका क्या है? कैपिटल ट्रांसफर माना जाएगा। गिविंग possession of immovable property under part performance of a contract, giving possession of an immovable property under part performance of a contract। देखो पॉइंट नंबर 1 to 5 बहुत इजी है, मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया। पॉइंट नंबर 6 उससे भी ज़्यादा इजी। पार्ट परफॉर्मेंस, गिविंग पोसेशन ऑफ एन इमोबल प्रॉपर्टी अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पार्ट परफॉर्मेंस मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर, पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर प्रॉपर्टी सेल कर दिया आपने। पावर ऑफ अटॉर्नी को बेस करके सेल तो हो जाता है लेकिन साइन नहीं होता, इसलिए इसे पार्ट परफॉर्मेंस बोला गया। मिसाल के तौर पे हम अपना प्रॉपर्टी किसी बच्चे के नाम, नहीं सॉरी, मैंने अपना, मैं अभी गांव में हूँ, ओके, तो वहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी एक अपने फ्रेंड को दे दिया, भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम हो गया है, तू ना अभी यहाँ से संभाल, तेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, तेरे ही सब कुछ है इधर। अभी देखो उसने क्या किया, उसको मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, उसने उस प्रॉपर्टी को मुझे धोखा दे करके सेल कर दिया। ओके, तुमने सेल कर दिया, ये ट्रांसफ़र माना जाएगा, लेकिन ये पार्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा, क्योंकि आप साइन नहीं कर सकते, आप साइन नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ सेल कर सकते हो, साइन तो मैं करूंगा, इसलिए बोला गया गिविंग पोसेशन ऑफ एन इमोबल प्रॉपर्टी अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आप पोसेशन दे दिए किसी भी इमोबल प्रॉपर्टी का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पार्ट परफॉर्मेंस है, पूरा फुलफिल नहीं हुआ है, आपने सिर्फ उसको सेल किया है, आपने उसको सिर्फ ट्रांसफर किया है, लेकिन साइन मेरे को करना है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट परफॉर्मेंस। तो ये भी आपका ट्रांसफर है। उसके बाद है अदर ट्रांजैक्शंस विच हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सोसाइटी के अंदर जो फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर आपको मेंबरशिप मिलता है। किसी भी सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हो, उसके अंदर फ्लैट्स है, क्योंकि आपका मेंबरशिप है इसलिए आप वहाँ पे रह रहे हो, और अगर आप उसको सेल कर देते हो तो उसको भी हम ट्रांसफ़र बोलेंगे। ये जो मीनिंग्स है इसका मतलब है अदर ट्रांजैक्शन विच हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसी भी सोसाइटी में आप रह रहे हो, आपको फ्लैट मिला है रहने के लिए, आपको वहाँ पे मेंबरशिप है इसलिए आपको वहाँ पे फ्लैट दिया गया रहने के लिए। कोई भी चीज़ का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आप मेंबर हो, आपको रहने के लिए घर दिया, तो आपको रहने के लिए घर दिया, रहो ना यार, लेकिन आप क्या करते हो? उसको सेल कर देते हो, उसको क्या कर देते हो? सेल कर देते हो, तो भी क्या माना जाएगा? ट्रांसफ़र माना जाएगा। गाइस प्लीज़ टेल मी, आपका ट्रांसफ़र का मीनिंग क्लियर है? ट्रांसफ़र में पहली बात क्या है? सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट। रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट मतलब एसेट डिस्ट्रॉय हो गया। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन द एसेट्स, एसेट्स आपका है लेकिन कोई काम का नहीं। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स अंडर एनी लॉ। आपका घर, आपका जो घर है गवर्नमेंट के रास्ते में आ गया तो उसको उठा करके फेंक देगा, ये भी आपका क्या है? ट्रांसफर है। कुछ पैसे देगा, उठा करके फेंकने का मतलब है आपसे वो खरीद लेगा। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया हो स्टॉक में, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, आपका जीरो कूपन बॉन्ड रिडीम हो गया हो, मैच्योर हो गया हो, गिविंग पोसेशन ऑफ एनिमल प्रॉपर्टी अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। हमने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था और आपने उस पावर ऑफ अटॉर्नी का फायदा उठा करके सेल कर दिया, भले ही ये पार्ट परफॉर्मेंस है लेकिन ये भी ट्रांसफर है। और हमने आपको सोसाइटी अदर ट्रांजैक्शन विच हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एंजॉयमेंट ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमने आपको रहने के लिए घर दिया था और आपने उसका फ़ायदा उठा करके उसको सेल कर दिया, तो ये भी क्या है? आपका ट्रांसफ़र माना जाएगा। प्लीज़ गाइज टेल मी द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र इज़ क्वाइट क्लियर। हमने अब तक जो भी चीज़ें पढ़ी वही आपका सिलेबस है।
इसके बाद जो पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है, बस आपका जनरल नॉलेज है इसलिए आपको बताना पड़ेगा, हो सकता है एमसीक्यू आ जाए। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इंडिया किसको बोलते हैं? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। हम लोग कुछ देर पहले पढ़ के आए थे कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। अभी जानेंगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलते हैं। लैंड मस्ट नॉट बी इन अर्बन एरिया, एक लैंड जो अर्बन एरिया में ना हो। मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल होता हो। सिचुएटेड इन इंडिया, और ये इंडिया में हो, नॉट अ कैपिटल एसेट। रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलेंगे? जो अर्बन एरिया में नहीं हो, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता हो और इंडिया में सिचुएटेड हो, इसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे। अभी सवाल है अर्बन लैंड किसको बोलेंगे सर? अर्बन लैंड इफ सिचुएटेड विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, इफ सिचुएटेड आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, ज्यूरिसडिक्शन मतलब एरिया, म्युनिसिपैलिटी के एरिया के अंदर हो या फिर म्युनिसिपैलिटी एरिया के बाहर हो। यहाँ पे देखिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब लैंड मस्ट नॉट बी इन अर्बन एरिया, वो अर्बन एरिया में नहीं हो, वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता हो, इंडिया में हो तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। अभी समझना पड़ेगा ना, ये बोल रहा है कि लैंड अर्बन एरिया में ना हो तो अर्बन एरिया समझना पड़ेगा, अर्बन लैंड समझना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि अर्बन लैंड किसको बोलते हैं। अगर आप अर्बन लैंड समझ जाओगे तो एग्रीकल्चर क्लियर हो जाएगा। अर्बन लैंड इफ सिचुएटेड विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, अगर ये म्युनिसिपैलिटी के अंदर है, पॉपुलेशन शुड नॉट बी लेस देन 10,000। अर्बन लैंड होने के लिए पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप म्युनिसिपैलिटी के अंदर हो, अगर आप म्युनिसिपैलिटी के अंदर हो, म्युनिसिपैलिटी मतलब जिस एरिया में आपका म्युनिसिपल है, उस एरिया के, जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आप आते हो, वो जो एरिया है उस एरिया की पॉपुलेशन मतलब आबादी 10,000 से कम नहीं होगा तो वो अर्बन लैंड है, अदरवाइज एग्रीकल्चर। अगर 10,000 से कम है, याद रखना, अगर 10,000 से कम है तो एग्रीकल्चर लैंड है, और अगर 10,000 रूरल लैंड है, और अगर या 10,000 से ज़्यादा है या 10,000 है तो अर्बन लैंड है। ये हो रहा है म्युनिसिपैलिटी के अंदर। लेकिन अगर आप म्युनिसिपैलिटी के बाहर हो, एक्सीडिंग 10,000 बट डज नॉट एक्सीड 1,00,000, मतलब आप म्युनिसिपैलिटी एरिया जो है आपका, आप उसके बाहर चले जा रहे हो तो आपका पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा होगा और 1,00,000 से कम होगा तो 2 किलोमीटर तक आप अर्बन हो, उसके बाद आप एग्रीकल्चरल हो यानी रूरल हो। एक्सीडिंग 1,00,000 बट डज नॉट एक्सीड 10,00,000, अगर आपकी आबादी 1,00,000 से ज़्यादा है और 10,00,000 तक है तो आप 6 किलोमीटर तक अर्बन हो, उसके बाद से आप रूरल हो। एक्सीडिंग 10,00,000, अगर आपके पॉपुलेशन 10,00,000 से ज़्यादा है तो आप 8 किलोमीटर तक अर्बन हो, उसके बाद से आप क्या हो? रूरल हो। रूरल एग्रीकल्चर लैंड मीन्स लैंड आउटसाइड द फॉलोइंग स्पेसिफाइड लिमिट। रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब है इन लिमिट से बाहर। अर्बन का मतलब ये लिमिट के अंदर में हो, 10,000 से 1,00,000 तक की आबादी 2 किलोमीटर तक अर्बन, उसके बाद रूरल। 1,00,000 से 10 किलोमीटर तक की आबादी 6 किलोमीटर तक अर्बन, उसके बाद रूरल। 8 किलोमीटर तक अर्बन, उसके बाद रूरल। और अगर म्यूनिसिपैलिटी एरिया के अंदर है तो आपका 10,000 से ज़्यादा है तो आप अर्बन हो, नहीं तो रूरल हो। उसी को मैंने अलग से एक बार और एक्सप्लेन किया। रूरल एग्रीकल्चर लैंड मीन्स लैंड आउटसाइड द फॉलोइंग स्पेसिफाइड लिमिट। अगर पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम है तो 0 किलोमीटर तक, 10,000 या उससे कम है तो आप 0 किलोमीटर तक अर्बन हो। अगर 10,000 से कम, 1,00,000 तक ज़्यादा, 10,000 से कम और 1,00,000 या फिर 1,00,000 से ज़्यादा, 1,00,000 या फिर 1,00,000 से कम, लेस देन और इक्वल टू है ये, तो 10,000 या 10,000 से कम है तो 0 किलोमीटर तक आप क्या हो? अर्बन हो। उसके बाद 10,000 से कम और 1,00,000 या फिर उससे कम, 2 किलोमीटर तक आप अर्बन हो। 1,00,000 से कम, वेरी सॉरी, गलती हो रहा है बाबू। पॉपुलेशन यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल टू 10,000 है तो 0 किलोमीटर तक आप अर्बन हो। लेकिन अगर आपकी आबादी ग्रेटर दैन है, यहाँ पे मैं लेस देन बोल के निकल गया था, ग्रेटर दैन 10,000, अगर आपकी आबादी 10,000 से ज़्यादा और 1,00,000 या फिर उससे कम है तो 2 किलोमीटर तक आप अर्बन हो। यहाँ पे देखिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड मीन्स लैंड आउटसाइड द फॉलोइंग, मतलब इससे बाहर पे आप रूरल हो, लेकिन इस हद तक आप क्या हो? अर्बन हो। रूरल एग्रीकल्चर लैंड मीन्स लैंड आउटसाइड द फॉलोइंग स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब ये जो स्पेसिफाइड लिमिट्स देख रहे हैं आप, इस लिमिट के बाहर आप रूरल हो और इस लिमिट तक आप अर्बन हो। तो अगर आपकी आबादी 10,000 या उससे कम है तो 0 किलोमीटर तक आप अर्बन हो, उसके बाद आप क्या हो? रूरल हो।
10,000 से ज़्यादा और 1 लाख या फिर 1 लाख से कम अगर आपकी आबादी है तो 2 किलोमीटर तक आप अर्बन हो, उसके बाद रूरल हो। अगर 1 लाख से ज़्यादा है आबादी, 10 लाख तक है तो आप 6 किलोमीटर तक अर्बन हो, उसके बाद रूरल हो। और अगर 10 लाख से ज़्यादा है अगर आप पॉपुलेशन तो आप 8 किलोमीटर तक अर्बन हो, उसके बाद रूरल हो। प्लीज़ टेल मी गाइज, आपको रूरल और एग्रीकल्चरल अर्बन क्लियर है? अर्बन देखो, रूरल का मतलब लैंड मस्ट नॉट बी इन अर्बन एरिया, लैंड अर्बन एरिया में नहीं होना चाहिए, मतलब लैंड अर्बन एरिया के बाहर होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए ना कि अर्बन एरिया कहाँ तक है। तो अर्बन एरिया आबादी के हिसाब से 10,000 या उससे कम है तो 0 किलोमीटर तक अर्बन है। अगर 10,000 से 1 लाख का डिफरेंस है, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की अगर आपकी आबादी है तो आपका 2 किलोमीटर तक अर्बन है। अगर 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक की आपकी अगर आबादी है तो आपका 6 किलोमीटर तक अर्बन है। और अबव 10 लाख है तो आपका 8 किलोमीटर तक अर्बन है। इसका मतलब इसके बाद रूरल है। देखो, जैसे ही ना रूरल वाला वर्ड आता है ना तो दिमाग में और जहन में क्लिक होता है गांव की बात की जा रही है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। रूरल का मतलब गांव नहीं है बच्चा लोग, रूरल का मतलब विलेज नहीं है। रूरल और जो अर्बन होता है वो डिसाइड होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंगली कि किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। मिसाल के तौर पर अमेरिका और इंडिया, अभी आप अमेरिका और इंडिया को कंपेयर करो तो अमेरिका का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इज बेटर दैन इंडिया। इसका मतलब अमेरिका के लिए जो इंडिया है वो रूरल है और अमेरिका आपका क्या है, अर्बन है। तो कभी भी इस बात से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि अर्बन मतलब शहर और रूरल मतलब विलेज। ये माइंड से कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए। अर्बन मतलब शहर नहीं है, रूरल मतलब विलेज नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड किया जाता है कि रूरल कौन होगा, अर्बन कौन होगा। अब मुंबई को ले लो और यूपी को ले लो। मुंबई की आबादी अच्छी है, यूपी की भी आबादी ठीक ठाक है, लेकिन मुंबई के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलमोस्ट सभी के अच्छे हैं। मुंबई ख्वाबों का शहर है, हम लोग सब जानते हैं। अब मुंबई और यूपी को अगर हम कंपेयर करें तो पता चलेगा कि मुंबई अर्बन है और यूपी रूरल है। अब यूपी गांव तो नहीं है, यूपी भी तो शहर है। तो कैसे हो गया? तो मैंने पहले ही कहा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से डिसाइड होता है कि कौन अर्बन है और कौन रूरल है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इंडिया, लैंड मस्ट नॉट बी इन अर्बन एरिया, लैंड आपका अर्बन एरिया में नहीं होना चाहिए और वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए भी यूज़ होना चाहिए। और इंडिया के अंदर है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। अभी अर्बन एरिया को पता करना पड़ेगा। तो हमें पता चला कि अगर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर है आप और अगर आपकी आबादी 10,000 से कम नहीं है तो आप अर्बन है, लेकिन जैसे ही 10,000 से कम हो जाते हैं तो आप रूरल हो जाएंगे। ये म्यूनिसिपैलिटी के अंदर है। लेकिन अगर आप म्यूनिसिपैलिटी के बाहर चले जाते हो तो आपकी आबादी 10,000 या से ज़्यादा और 1 लाख तक 2 किलोमीटर के आबादी तक आप क्या हो, अर्बन हो, उसके बाद रूरल हो। अगर आपकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक है तो 6 किलोमीटर तक आप अर्बन हो, उसके बाद रूरल। 10 लाख से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो आप 8 किलोमीटर तक अर्बन हो, उसके बाद रूरल हो। प्लीज़ टेल मी गाइस, क्लियर है आपका? इसके बाद है अपना कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 48 याद रखिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन का सेक्शन 48 है। इसमें हम लोग लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन FVC लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, लेस करके मेरे को मिलेगा नेट सेल कंसिडरेशन। ये जब सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। फिर से बता रहा हूँ मैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जहाँ से रूरल एग्रीकल्चरल लैंड स्टार्ट हुआ है वो आउट ऑफ सिलेबस है। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अपना ट्रांसफर तक ही सिलेबस था, उसके बाद से अपना क्या स्टार्ट हो गया, आउट ऑफ सिलेबस। इंडेक्सेशन इफ कैपिटल एसेट, CA कैपिटल एसेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्सेशन इफ CA इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, फिर इससे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा। मास्टर पॉइंट्स, इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड इन काइंड द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब FVC की बात की जा रही है, विल बी फेयर मार्केट वैल्यू। अगर कंसिडरेशन काइंड में रिसीव हुआ हो, मतलब अमाउंट यानी कैश में रिसीव नहीं हुआ हो, काइंड में रिसीव हुआ हो, मतलब पैसे की शक्ल में नहीं हो, कोई और शक्ल में हो, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, फुल वैल्यू जो कंसिडरेशन है यानी FVC है वो मार्केट वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, यहाँ पे लेस कर रहा हूँ एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में क्या क्या आएगा, ब्रोकरेज, स्टैम्प फीस, ETC। प्रोवाइडेड दैट STT मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, बच्चा लोग ओल्ड सिलेबस वाले अगर देख रहे हो तो देखना तुमने यहाँ पे गलत लिखा है, इसका फुल फॉर्म सही कर लेना। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, आपने सिक्योरिटीज ट्रांसफर टैक्स लिखा है शायद। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स
पेड इज नॉट डिडक्टेबल। आपका एक्सपेंसेस और ट्रांसफर जो आप लेस कर रहे हो, ब्रोकरेज लेस होगा, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लेस होगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लेस नहीं होगा। उसके बाद क्या है, नेट सेल कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, एफबीसी से एक्सपेंसेस और ट्रांसफर माइनस करेंगे। देख लो, एफबीसी से एक्सपेंसेस और ट्रांसफर माइनस करने के बाद मेरे को नेट सेल कंसिडरेशन मिल रहा है। एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर विल ओनली बी फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका फॉर्म पार्ट होगा, वो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब यहाँ पे लिखा था ना, देखना, इंडेक्सेशन मिलेगा अगर कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म होगा, इंडेक्सेशन मिलेगा अगर कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म होगा। तो ये इंडेक्सेशन क्या है, यहाँ पे देखिए, इंडेक्सेशन किसके किसके साथ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के साथ। ये रहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ये रहा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। If the capital gain arises from the transfer of a long-term capital asset, then for the purpose of computing capital gain, अगर आपका capital gain arise हुआ हो long term capital asset को ट्रांसफर करने से, तो आपको capital gain कैलकुलेट करने के लिए ये सारी बातें याद करनी पड़ेंगी। ये जो हम फॉर्मेट दिखाएं, ये इसको कैलकुलेट करने के लिए ये सारा पॉइंट से आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है। आई एम टीचिंग यू जस्ट फॉर द नॉलेज। सो थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो, चूँकि ये वीडियो क्लास है, हो सकता है थोड़ा सा माइंड में क्लिक ना हो, तो प्लीज़ पूछिएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज टेकन इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर रहे हैं, लेकिन अगर कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह हम क्या ले लेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसी तरह हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रहेगा तो क्या ले लेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एक्विजिशन। अगर आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है तो फॉर्मूला पुट करिएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसा निकालेंगे सर, तो इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनटू CII ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर इन विच इम्प्रूवमेंट टुक प्लेस। आपको ये याद करने का ज़रूरत नहीं है, हम जब सिखाएंगे सवाल बनाना तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लेकिन आप लर्न करिएगा, ये सारा आपके लिप्स पे होना चाहिए। जब भी मैं पूछूंगा क्लास में आपको बताना पड़ेगा कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का फॉर्मूला क्या है। अभी यहाँ पे नया बात सब दिखा, CII का मतलब होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन फॉर बेस ईयर फिनेंशियल ईयर इज 100। जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है बेस ईयर के लिए अपना 100 है, और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर प्रीवियस ईयर इज 301। ये 301 आपका सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस के लिए है, ओल्ड सिलेबस के लिए शायद 289 था, आप लोग अपने कॉपी में चेक करिएगा। न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए 301 है, याद रखना। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर बेस ईयर इज 100, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स न्यू सिलेबस मतलब न्यू 12, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर प्रीवियस ईयर इज 301। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 301 आप लोगों के लिए मतलब ओल्ड बैच के लिए 289 समथिंग है, एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन न्यू बैच के लिए जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है प्रीवियस ईयर का वो 301 है, ये प्रोविजन चेंज है। उसके बाद है इंडेक्सेशन इज अवेलेबल फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2001-2। इंडेक्सेशन कब से मिलना शुरू हुआ, 2001-2 से शुरू हुआ। उसके बाद है इफ कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। अगर कैपिटल एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले आया हो, एक्वायर मतलब परचेज। आप यहाँ पे देखिए इंडेक्सेशन कब मिल रहा है आपको, 2001-2 से मिलना शुरू हुआ, लेकिन ये कह रहा है नहीं, हमने अगर कैपिटल एसेट 2001 से पहले ले लिया तो क्या इंडेक्सेशन मेरे को मिलेगा। फिर से समझो, इंडेक्सेशन कब से मिल रहा है, 2001-2 से, लेकिन अगर 2001-2 से पहले एसेट एक्वायर हो गया हो, देन एसएससी हैव टू ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू। तो एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो मार्केट वैल्यू को ले ले 1 अप्रैल 2001 का एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। प्लीज समझो बात को।
ये जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है, एक का 100 दिखा रहा है, एक का 301 दिखा रहा है। बेस फाइनेंशियल ईयर 100 है, बेस ईयर 301 है, तो ये यही इंडेक्सेशन है। तो ये जो इंडेक्सेशन है 2001-2 से आया, लेकिन अगर एग्जाम क्वेश्चन कहता है कि मान लो 2001-2 से पहले मैंने कैपिटल एसेट खरीदा हो, तब वो क्या होगा, क्योंकि इंडेक्सेशन तो 2001-2 में आया। प्लीज समझो, इंडेक्सेशन इज अवेलेबल फ्रॉम 2001 एंड 2, लेकिन कह रहा है कि अगर मैंने 2001-2 से पहले एसेट एक्वायर कर लिया हो, पहले एसेट खरीद लिया हो, तो क्या मुझे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडेक्सेशन तो था ही नहीं। तो वह कह रहा है घबराने का जरूरत नहीं है, आपको इंडेक्सेशन मिलेगा। आपको इंडेक्सेशन के तौर पे फेयर मार्केट वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसी डेट में। उस डेट में जो फेयर मार्केट वैल्यू था वही आपका इंडेक्सेशन हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर गुडविल एंड डेप्रिशिएबल एसेट। इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको गुडविल में नहीं मिलेगा या फिर अदर लाइक एसेट। अदर लाइक एसेट का मतलब होता है पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ये जो ऑप्शन दिया गया, देखो गुडविल वाले को भी इंडेक्सेशन मिलेगा, डेप्रिशिएबल एसेट्स को भी। डेप्रिशिएबल एसेट्स मतलब मशीनरी डेप्रिशिएबल है, फर्नीचर डेप्रिशिएबल है, तो ये सब जो एसेट्स हैं, डेप्रिशिएबल एसेट मतलब मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, तो ये सब जो एसेट्स है उसको हम लोग डेप्रिशिएबल एसेट्स बोलते हैं। और गुडविल या फिर अदर लाइक एसेट, गुडविल या फिर अदर लाइक एसेट का मतलब पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। तो इन सब एसेट पे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। सर ऑप्शन क्या है, मतलब मान लो ये सारा एसेट 2001-2 से पहले खरीदा गया हो तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू मानना नहीं पड़ेगा, यानी आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। आप 2001-2 के बाद खरीदिएगा तभी आप इंडेक्सेशन ले पाइएगा, नहीं तो नहीं ले पाइएगा। लेकिन एक केस ऐसा है, मतलब सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको इंडेक्सेशन मिल जाएगा अगर आपने एसेट खरीदा है 1 अप्रैल 2001 से पहले। प्लीज़ गाइस पॉइंट नंबर 9 समझने की कोशिश करिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इफ कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, अगर कैपिटल एसेट 2001 से पहले खरीदा गया हो तो एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो फेयर मार्केट वैल्यू ले ले एज इंडेक्सेशन। लेकिन ये जो आपको इंडेक्सेशन का ऑप्शन मिल रहा है ये किसको नहीं मिलेगा, गुडविल पे नहीं मिलेगा और डेप्रिशिएबल एसेट पे नहीं मिलेगा। गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस सब पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा और डेप्रिशिएबल एसेट पे भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको 2001 से पहले अगर आपने कुछ भी खरीदा है तो आपको मिलेगा। आपके पास ऑप्शन है कि फेयर मार्केट वैल्यू आप ले लीजिए, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिसको फेयर मार्केट वैल्यू भी नहीं लेने दिया जाएगा और वो है गुडविल, अदर लाइक एसेट। गुडविल का मतलब तो गुडविल है और स्लैश देके अदर लाइक एसेट मतलब गुडविल से मिलते जुलते लोग, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। और डेप्रिशिएबल एसेट को भी ये ऑप्शन नहीं दिया गया। डेप्रिशिएबल एसेट मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। उसके बाद बोल रहा है इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग केसेस इवन इफ एसेट्स आर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मेंशन द केसेस वेयर इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। आप केसेस बताइए कि इंडेक्सेशन बेनिफिट कौन कौन से केसेस में अवेलेबल नहीं है। इवन एसेट्स आर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अगर एसेट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो भी आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। नंबर 1, 0 कूपन बॉन्ड में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। डिबेंचर या बॉन्ड्स में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो कैपिटल एसेट क्यों ना हो। स्लम सेल सेक्शन 50B। डेप्रिशिएबल एसेट पहले ही बता चुका हूँ। शेयर्स, डिबेंचर्स acquired by a resident in foreign currency in Indian company, long term capital asset specified under section 112A। इन सारे केसेस में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, जो गुडविल, क्या है बाबू, गुडविल स्लैश अदर लाइक एसेट्स। इन सारे केसेस में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्लीज़ टेल मी गाइस, आपका क्लियर है? स्टिल अगर किसी बच्चों का कोई कन्फ्यूज़न है तो फ्राइडे वाले क्लास में जब हम लोग लाइव होंगे जूम पे या फिर गूगल मीट पे, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियोस देख करके सारा क्वेरीज लिख करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।